Right. Hey, what's up? आज का करने वाले लाइक हैंड मॉडल्स, मैप, फिल्टर्स, उसके अलावा ES6 के कुछ कांसेप्ट देख रहे होंगे, हायर ऑर्डर ऑफ फंक्शंस को देख रहे होंगे। तो दीज़ आर सम इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स जो हम देख रहे हैं एक करके। हाय, अभी सबको जॉइन करने देते हैं। हाय केतन, अमन, ऋषभ, हाय आशीष, विशाल, मोहम्मद आकिफ। ठीक है। हाय एवरीवन। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है। कैसे हैं सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज गॉट एन इंटर्नशिप इन बीपीएल। वेरी गुड। क्लैपिंग कर देते हैं इनके लिए। सोनम सदु खान के लिए कंग्रेचुलेशंस। ठीक है। हाय एवरीवन। ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। शेयर स्क्रीन। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट जो आज हम पढ़ रहे होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एरर हैंडलिंग होगा, मॉड्यूल्स होगा, मैप एंड फिल्टर्स को देखेंगे, एरे के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो उनको देखेंगे। और साथ में ES6 कंसेप्ट देख होंगे। वॉइस अजीब सी आ रही है मेरी, ऐसा कह रहे हो? आज भी डेली कैसे हो सकता है यार ये? आज मेरी आवाज कम हो रही है क्या? आई थिंक दिस ब्राउज़र हैज़ इश्यू। मेरे को ब्राउज़र के लिए चेंज करना होगा। ठीक है, लेट मी रिकनेक्ट अगेन विथ अनदर ब्राउज़र। क्या आप में आवाज़ मेरी या अभी भी बेकार है? आई थिंक अब बेटर होगी। अभी भी ब्रेक हो रही है? अब कैसे? व्हाट द हेल? आवाज़ ब्रेक हो रही है मेरी, वन स्टॉक। क्या अभी भी ब्रेक है? ठीक है। I will have to use another mic. I have one mic right here. ये वाला माइक लेकिन डिटेक्ट करता नहीं है कई बार। एक्सटर्नल माइक्रोफोन यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ भी दिखना चाहिए। यार अच्छा, कह रहे हैं अभी तो माइक चेंज नहीं किया मैंने। परफेक्ट ना? नहीं। ठीक है। अब क्या? यार मैंने तो माइक चेंज कर लिया। एक्सटर्नल माइक्रोफोन। ठीक है। गिव मी अनदर मिनट। आज लगता है सिस्टम में कुछ दिक्कत है, अगर ब्राउज़र चेंज करने का भी नहीं हो रहा है। 1 मिनट।
हेलो, व्हाट्सअप। अब आ रही है आवाज अच्छी? हेलो। In programming, there can be two types of errors. In programming, there can be two types of errors in the code: syntax error. Okay, सही है। तो ये यूज कौन सी कर रहा है? हेलो, ये वाला माइक यूजर। ठीक है, इसी माइक को यूज करते हैं। ठीक है, अब फाइन है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अभी फास्ट आ रही है, अब भी हो रही है, मुझे बताओ। इज माय साउंड ओके नाउ? ब्रेक अगेन। हाँ, हेलो हेलो हेलो। आवाज तो ठीक आ रही है। हायर ऑर्डर फंक्शन एंड ES6 concepts. Higher order functions and ES6 concepts. Higher order functions and ES6 concepts. ठीक तो है ना? कभी कभी दिक्कत आ रही है, कभी कभी दिक्कत होती है भैया। नहीं, रिस्टार्ट तो कल ही किया था, लैपटॉप फास्ट नहीं करने की जरूरत है। आप जब पूछते तो ठीक हो जाती है। चलो ठीक है, मैं पूरे टाइम लगा के रखता हूँ ईयरफोन्स, और अगर मुझे लगेगा कि आवाज खराब आ रही है तो आप बता देना मेरे को, ठीक है? इनफैक्ट आई डोंट थिंक मैंने ब्राउजर चेंज किया। ओके, लेट मी चेंज। आप बताओ कैसे है? क्या मेरी आवाज कट रही? ओ, एक सेकंड, मेरी शक्ल तो नहीं दिख रही। अब बढ़िया है ना? ओके, लेट्स सी। एक मिनट रुको, अभी तो ठीक है। ओपन वेब ब्राउजर। ठीक है, अगर आप नहीं कर रही है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो परफेक्ट है। एक बार शेयर स्क्रीन करके भी देखते हैं। क्या आप कट रही है? अभी भी नहीं कट रही ना? ठीक है, तो ब्राउजर का इशू है। चलिए फिर। ठीक है, तो आज हम ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं: एरर हैंडलिंग, मॉड्यूल्स, मैप एंड फिल्टर एंड ES6 कंसेप्ट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एरर हैंडलिंग के साथ। तो हमने थोड़ा बहुत देखा भी था ट्रायल कैसे यूज करके, लेकिन हमने बहुत अच्छा इसको मतलब समझा नहीं था। मैंने बस आपको ऊपर से बता दी कि ठीक है, ये ट्राई होता है, ये क्लैश होता है और इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन आज इसके अंदर थोड़ा डीप में जाएंगे। तो यूजुअली क्या होता है, आपकी कई बार आप कुछ गलत गलती करें तो हो सकता है सिंटैक्टिकल एरर हो। जैसे कि कॉस्ट लिखना था, आपने कॉस्ट लिख दिया, या फिर कुछ गड़बड़ आपने कर दी सिंटैक्स वाली।
तो लो वॉइस, okay, I think they know the problem because maybe use this one. अब ठीक है, परफेक्टो, ठीक है, सॉरी, तो मैंने निकाल दिया था क्योंकि वो मैं परेशान कर रहा होता बार बार। ऑलराइट, तो यूजुअली क्या होता है हमारे एरर्स जब आ रहे होते हैं तो उनको हम हैंडल नहीं करते, तो हमें कंसोल लॉग के अंदर एरर दिख जाता है। अगर आपको मैं वो एरर दिखाऊं एक बार, तो आप जैसे यहाँ पर आइए, हमारे पास एक फोल्डर है विच इज दिस index.html। इसके अंदर मैंने ये थोड़ा बहुत कोड कर लिया, बहुत ही बेसिक सा, इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं एंड देन यहाँ पर एरर हैंडलिंग डॉट जेएस इस वाली फाइल को लेके आते हैं। तो लिंक टू, सॉरी लिंक बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट विथ सोर्स एंड एरर हैंडलिंग डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि const x इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 0, इस तरीके से। तो हमें पता है डिवाइड बाय 0 करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक सेकंड, कुछ लॉग वगैरह करके देखते हैं। लॉग एक्स इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी हो रहा है। मैथ के अंदर ये एरर देता अगर जावा के अंदर हम होते तो, ठीक है। कुछ और एरर करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिवाइड लाके कुछ लिखते नहीं है, तो यहाँ पर आ रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन। तो ये एक एरर है, राइट। और इस टाइप के एरर्स अभी हम देख रहे हैं, काफी सारे एरर्स आ रहे होते हैं। तो इसको हम चाहें तो ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं कि अगर एरर आए तो कुछ और काम कर दो आप लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमें ट्राई कैच यूज करना होता है। ट्राई कैच किस तरीके से काम करता है, तो जहां आपको लग रहा है कि जिस लाइन के अंदर एरर आ सकता है, या फिर जिस पीस ऑफ कोड के अंदर, लाइन में नहीं, पीस ऑफ कोड के अंदर कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ एरर आ सकता है, तो उस एरर को हम करेंगे इस तरीके से, ट्राई टू डू दिस। अगर कोई एरर आता है तो उसको कैच कर लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ हम पास कर देंगे अपना ये एरर। और फिलहाल के लिए अभी अब अगर हम इसे देखें तो दिस इज अ सिंटैक्टिकल एरर, तो ये तो पूरे टाइम ही रहेगा। लेट मी जस्ट ट्राई एडिंग सम अदर एरर्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसोल लॉग कराने का ट्राई करते हैं, कुछ ऐसी चीज जो कि अभी तक है भी नहीं। अनकॉट रेफरेंस एरर, एक सेकेंड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे से हैंडल, अच्छा ये हैंडल हो रहा है। यहाँ पर भी हम एक्स ही प्रिंट करा रहे हैं इसी वजह से। बी एरर अकर्ड, ठीक है। तो कुछ एरर अगर अकर हुआ है, जो कि एरर कौन सा था, एरर ये था कि हमें एक्स हम ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं जो कि अभी तक हमने बनाया भी नहीं है, राइट। एक्स एक वेरिएबल है जो कि अभी तक हमने बनाया भी नहीं है, लेकिन उसको हम ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे एक एरर मिल गया कि भैया आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई एक्स आपने डिक्लेयर ही नहीं किया या बनाया नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ये ट्राई कैच नहीं लगाते, सपोज करो ट्राई कैच नहीं लिखा होता, और अगर आप बिना ट्राई कैच के बाहर यहाँ पर इसे एक्सेस करने का ट्राई करते, तो इस तरीके से आपको एक एरर मिलता है कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इस टाइप से एरर्स को अगर आपको हैंडल करना है तो यू यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक लाइक दिस, कि जहां पे आपको लग रहा है कि एरर आ सकता है, उस पीस ऑफ कोड को आपने एक ट्राई स्टेटमेंट में डाल दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर कैच कर लिया उस एरर को। और कैच करने के बाद आप इसके साथ मल्टीपल काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पता लगा लिया कि यहाँ पर एरर आ रहा है, तो ये अगर एरर आ रहा है तो हम अपने ऐप को क्रैश नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कुछ और चीजें दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने बैकएंड से कोई चीज मंगाई, बैकएंड से कोई डेटा मंगाया आपने, और उस डेटा को पास करते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप नहीं चाहते कि फ्रंट एंड के ऊपर वो एरर साथ शो हुआ आपके यूजर को। तो आप उस केस में इसको ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हो फ्रंट एंड के ऊपर कि ठीक है यार, ये कुछ एरर आ गया है तो हम यहाँ पर कुछ और दिखा देते हैं। मे बी सपोज करो इंटरनेट चला गया या फिर बीच में कुछ नेटवर्क इशू हो गया, तो वहां पर भी आप चाहते हो कि नहीं,
यूजर को कुछ खराब एक्सपीरियंस ना दिखे, यूजर के लिए सब कुछ अच्छे से हैंडल हो रखा हो, तो उस टाइम पर हम ऐसे कैच में स्टेटमेंट में डाल देते हैं कि यहाँ पर कुछ एरर आया है और उसको हम ऐसे ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक आई थिंक यहाँ पर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये ई की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि ई क्या है, ई क्या है। तो डोंट वरी, ई होता क्या है, तो यहाँ पर ई के अंदर हमें मिल रहा है जो एक्चुअल जो एरर है उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अगर अभी हम इस ई को प्रिंट करें तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ ई लिख दिया, ई की जगह आप यहाँ पर एरर भी लिखोगे तो भी काम करेगा ये, आई मीन। तो ई क्या है, ई हमें बताएगा कि प्रॉपर एरर का मैसेज क्या है। तो एरर इज अ रेफरेंस एरर, कि आप एक गलत चीज को रेफरेंस करने का ट्राई कर रहे हो, यहाँ पर पूरा का पूरा मैसेज आ रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड एट दिस लाइन। तो ये इस जगह पे एक एरर शो हो रहा है। इस तरीके से आपने सपोज करो कोई फंक्शन कॉल करने का ट्राई किया, विच इज सपोज करो ग्रीट। अब ये ग्रीट फंक्शन कहीं है ही नहीं, ठीक है, ग्रीट फंक्शन आपने बनाया ही नहीं, तो अगेन एक रेफरेंस एरर आया कि भाई ग्रीट इज नॉट डिफाइंड, और ये हमारा एरर है। तो ये एरर मैसेज को हम बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो कि यूजर को रिटर्न करना कि भाई ठीक है ये एरर आया है आपके लिए और इस एरर को आप लोग हैंडल करो, तो इस तरीके से आप लोग उस एरर मैसेज को भी रिटर्न कर सकते हैं यूजर के पास, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट द एरर, और इस दिस इज हाउ यू हैंडल द एरर। इस टाइप के एरर्स को हम बहुत ज्यादा हैंडल कर रहे होंगे अपने, जब हम नोड जेएस के अंदर बात कर रहे होंगे या फिर रिएक्ट के अंदर भी इवन मूव कर रहे होंगे, तो इस तरीके से हम अपने एरर्स को हैंडल कर रहे होंगे। इसके अलावा वी हैव वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड ट्राई कैच एंड फाइनली। तो होता क्या है कि अगर एरर आया, ठीक है, सपोज करो एरर आया, तब तो कैच वाली स्टेटमेंट, मतलब जो कैच के अंदर जो भी चीजें आपने लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर कोई एरर नहीं आया तो कैच के अंदर वाली चीजें एग्जीक्यूट भी नहीं होंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एरर नहीं आया, आपने बस ये प्रिंट किया console.log कि here is no error, इस तरीके से, तो आप देखिए कि अभी कोई भी एरर नहीं है, तो here is no error वाला चीज प्रिंट हो रही है, नीचे जो कैच है उसके अंदर कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी एरर नहीं आया इसलिए कैच वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर एरर आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये वाला ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते हो कि चलो ट्राई करो ये, लेकिन अगर एरर आया तो भी और अगर एरर नहीं आया तो भी आपको ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो यू यूज फाइनली लाइक दिस। और फिर आप यहाँ पे बताते हो एक सेकेंड, फाइनली इज नॉट लाइक दिस, फाइनली के अंदर आप बताते हो कि यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट क्या करना है। तो दिस will always be executed, ठीक है। तो ये लाइन हमेशा आपको दिखाई देगी। तो अभी फिलहाल एरर नहीं है, तब भी ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, और अगर आप कोई एरर कर भी देते हो, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया x इक्वल्स टू 3, आई मीन नॉट दिस log, क्योंकि है नहीं यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पे एक एरर आएगा विच इज रेफरेंस एरर। तो हमारा ये पहले ये चीजें चली, हेयर इज नो एरर वाली लाइन प्रिंट हुई, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ऊपर से नीचे चलती है, आपकी ये लाइन प्रिंट हुई पहले। उसके बाद उसने इस लाइन पे गया वो, और यहाँ पे उसको एरर मिला, तो जैसे ही एरर मिला उसके बाद वो यहाँ पहुंच गया कैच करने के लिए। तो कैच करने के लिए उसने एरर मैसेज को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद द एरर अकर्ड वाली चीज प्रिंट हुई, एंड देन उसके बाद दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, ये रन हो रहा है। वॉइस एकदम परफेक्ट है, ऐसा हो गया क्या? वॉइस अच्छी आ रही है क्या ये माइक लगाने के बाद? तो मुझे आज से पहले लगा के रखना चाहिए था पूरे टाइम। चलो ठीक है, ये टंगा रहता था यहाँ पे बगल में मेरे, कभी लगाया नहीं इसको। चलो ठीक है, आज के बाद इसको लगा के रखेंगे। मैं एक्सटर्नल वेब कैम तो यूज कर रहा था इस क्लास के लिए, लेकिन एक्सटर्नल माइक भी यूज कर लेना चाहिए था। um तो दिस इज आवर ट्राई एंड कैच एंड फाइनली ब्लॉक। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी हुई है, मैंने यहाँ पढ़ लेता था। मेन कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ ट्राई ब्लॉक, if any error occurs it goes to the catch block. The catch block handles the error as per the catch statement. एक चीज और बताना मेरे को, यहाँ पे सपोज करो मैं ये लिखता हूँ log, और मैं यहाँ से इसको एक बार इसके अंदर ये दिक्कत होती है हमेशा, छोड़ो। मुझे बताना कि क्या
यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो होगा चेकिंग दिस। चेकिंग दिस प्रिंट होना चाहिए। चेकिंग दिस प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि इसी लाइन में एरर मिल गया। ठीक है, जिस लाइन में एरर मिल गया वहीं से आपका कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो लाइन आपका कोड जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। ठीक है, तो आपका ये पहले ट्राई एग्जीक्यूट हुआ ये वाली लाइन, फिर उसके बाद ये वाली लाइन चली, इसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये वाली लाइन चली, और इस लाइन पे मिल गया हमें एरर। जैसे इस लाइन पे एरर मिल गया उसके बाद हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। वो देखिए कि क्या मैं किसी ट्राई ब्लॉक के अंदर हूँ, तो देखिए हाँ मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कैच में चले जाता हूँ उसके। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैच के अंदर ही चला जाएगा, उसके बाद फिर फाइनली में भी चला जाएगा। तो इसीलिए ये जैसे इसको एरर मिला उसके नीचे वाली लाइन प्रिंट भी नहीं हुई। अगर आप इस लाइन को हटा दोगे तो आप देखोगे अब आपका ये दो लाइनें प्रिंट होंगी, हियर इज नो एरर, उसके बाद चेकिंग दिस क्योंकि कोई एरर नहीं है, और फिर फाइनली आपका फाइनली वाला ब्लॉक भी रन हो जाएगा। तो आप एक और चीज आई थिंक अगर आप यहाँ से स्केच को हटा दोगे तो भी ये काम करना चाहिए। अब हम क्योंकि एरर को कैच नहीं कर रहे, लेकिन जब आप ट्राई ब्लॉक लिखते हो, जब आप ट्राई ब्लॉक लगा रहे हो तो उसके साथ इधर आपको फाइनली लिखना होगा या फिर कैच लिखना होगा। यू कैन नॉट जस्ट राइट दिस। ठीक है, अगर आप सिर्फ ट्राई लिखोगे तो ये एक सिंटैक्स एरर है, और यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा है कि मिसिंग कैच और फाइनली आफ्टर ट्राई। ठीक है, तो या तो फाइनली लिखो या कैच लिखो या फिर दोनों लिखो, खाली ट्राई को लिख के कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आप दोनों भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो आई थिंक आपको ट्राई एंड कैच समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई इश्यू है अभी, या फिर आगे बढ़ सकते हैं? इसका अभी मैं सच बहुत तगड़ा कोई यूज नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन हाँ इसको हम यूज कर रहे होंगे आगे जब हम प्रोजेक्ट अपना बना रहे होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है इसका। ये बस एक ऐसी चीज थी जो कि एक्स्ट्रा रह गई थी हमें बतानी, तो मैंने बस यहाँ पे इसको कवर कर लिया। एक बहुत ही माइनर टॉपिक था। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। विल मूव टू जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल्स भी बहुत खतरनाक कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है विच इज की मॉड्यूल्स का मतलब, मॉड्यूल बेसिकली एक फैंसी वर्ड है फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ठीक है, उनको मॉड्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को मॉड्यूल्स बना सकते हो, और उनको बेसिकली आप अलग किसी और फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। तो आपका एक फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो आप दूसरी फाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली आपकी अगर आप एक ही फाइल के अंदर सारा सारा कोड लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट का, तो फाइल काफी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो मेंटेन करना प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बनाते हैं कि अगर एक पीस ऑफ कोड है वो एक फाइल में रहेगा, एक पीस ऑफ कोड एक फाइल में रहेगा, तो मैनेज करना आसान आसान हो जाता है हमारी फाइल्स को। लेकिन अगर आपको एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल का कोड चाहिए तो आप उसको मॉड्यूल बनाओगे, और फिर मॉड्यूल की हेल्प से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो एक फाइल से दूसरी फाइल में। Alright. As our program grows bigger, it may contain many line of code. Instead of putting everything in a single file, you can use module to separate code in separate files according to their functions. This makes our code organized and easy to maintain. Benefit of using module: the code base is easier to maintain because different code have different functionalities are in different files. उसके बाद makes code reusable. You can define a module and use it numerous times as per your needs. तो ये इसके कुछ फायदे हैं। और जरा देखते हैं काम कैसे करते हैं मॉड्यूल। तो बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट आप लिखते हो अपने फंक्शंस वगैरह के अंदर जिनको भी आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक बार एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, आई थिंक हाँ ये रहा मॉड्यूल्स। एक काम करते हैं, इस मॉड्यूल फोल्डर के अंदर एक कुछ फाइलें बनाते हैं। तो दिस विल बी लेट्स से न्यू फाइल, लेट्स कॉल दिस सर्वर डॉट जेएस, और इसके साथ यहाँ पे एक और बनाते हैं न्यू फाइल, लेट्स कॉल दिस यूटिलिटी डॉट जेएस। इस तरीके से तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैंने बस ये दो फाइलें बना दी इस तरीके से। और इनमें से जो सर्वर डॉट जेएस है उसको हम यहाँ पे पॉइंट करा लेंगे। तो मैं इस लाइन को कर दूंगा कमेंट, और इसकी जगह पे हमारी दूसरी स्क्रिप्ट आ जाएगी यहाँ पे। इसका पाथ होगा आपका मॉड्यूल्स के अंदर सर्वर डॉट जेएस, इस तरीके से। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर सर्वर डॉट जेएस को हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, और अब हम अपने इस सर्वर डॉट जेएस के अंदर कुछ कोड लिख रहे होंगे। तो ये हमारा सर्वर डॉट जेएस है, और इसके साथ ही हमारे पास ये यूटिलिटी डॉट जेएस है। दो फाइलें हैं, दोनों को गौर से देखना जब मैं दोनों में कोड कर रहा हूँ। तो सपोज करो देयर इज अ फंक्शन, ठीक है, const एडिशन ए बी, इस तरीके से। ठीक है, जो कि कुछ नहीं करता, बस दो चीजों को ऐड करके रिटर्न कर देता है।
तो दिस इज आवर एरो फंक्शन। ये हमारा ES6 के साथ एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये एक फंक्शन है। आप चाहते हो कि ये फंक्शन आपने कहीं बना लिया एडिशन को और आप इसको यूज करना चाहते हो कहीं और भी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप अभी इसे एक्सेस करने का ट्राई करोगे कि चलो हमें ऐड कर दो, हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास एक ए है लेट्स से 5 और हमारे पास एक बी है लेट्स से 4। ठीक है, तो मैं दूसरी फाइल के अंदर आ गया हूँ। मैंने utility.js के अंदर अपना एडिशन फंक्शन लिखा है, लेकिन मैं अब server.js वाली फाइल के अंदर आ गया हूँ और अब मैं const result इक्वल्स टू एडिशन करना चाहता हूँ ए और बी का। तो अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर हमें एरर मिल जाएगा और आप देख भी रहे हैं कि रेफरेंस एरर आ गया, एडिशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एडिशन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। लॉक कर लेते हैं रिजल्ट को। तो अभी फिलहाल यहाँ पर पहले ही एरर आ जाएगा, तो नीचे लाइन तक हम पहुंचेंगे भी नहीं। तो अगर हमें इस एडिशन को लेके आना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस एडिशन फंक्शन को एक्सपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे कराएंगे, हमें लिखना है एडिशन के आगे यहाँ पे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा देने से आप इस एडिशन फंक्शन को सर्वर्स के अंदर इंपोर्ट करा सकते हो। आप इंपोर्ट कैसे कराओगे, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूजुअली इंपोर्ट आप यूजुअली सबसे ऊपर कर रहे हो तो अपनी फाइल के अंदर, और आप लिखते हो उसके लिए इंपोर्ट, जैसे करली ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे जो भी फंक्शन आपको या फिर जो भी वेरिएबल आपको इंपोर्ट कराना है, एडिशन फ्रॉम यूटिलिटी, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने बस एडिशन लिखा, अपने आप ही वो यूटिलिटी वगैरह लिखा आ गया। तो फ्रॉम जिस फोल्डर में अभी आप हो, बेसिकली आप server.js के अंदर हो, उस फोल्डर के हिसाब से आपको किस जगह जाना है। ठीक है, तो जिस फोल्डर में मैं हूं उसी फोल्डर के अंदर सर्वर utility.js भी है, वहां से आपको करना है। यहाँ पर एक चीज नोट करिए, यूटिलिटी के बाद .js लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक वैसे लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो एरर आता है। तो utility.js से हमें इंपोर्ट करना है एडिशन। अभी फिलहाल अभी करेंगे तो दोबारा से काम नहीं करेगा, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो अभी हम फिलहाल इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फाइल है विच इज server.js, दिस इज नॉट डिफाइंड एज अ मॉड्यूल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, आई थिंक कुछ मॉड्यूल, नहीं टाइप आई थिंक होता है, टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल। तो मैंने यहाँ पर लिखा टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है इसको एक मॉड्यूल की तरह आप लोग ट्रीट करो। रिएक्ट के अंदर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। नोड जेएस के अंदर भी जो हम बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि ये जो हमारी फाइल है server.js, इसका टाइप मॉड्यूल है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको हटाता हूं मैं, कि अब हमारा जो यूटिलिटी वाला फंक्शन है विच इज दिस एडिशन, इसको हम इस सर्वर के अंदर इंपोर्ट करा पा रहे हैं। तो इंपोर्ट दिस फंक्शन फ्रॉम दिस फोल्डर, और उसके बाद हम इस एडिशन फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। एक चीज और, अगर आप लोग इस कमांड या फिर कंट्रोल पे होल्ड करके इस जगह पे क्लिक करोगे तो आप सीधा वहां पहुंच जाओगे जहां पर ये डिफाइन हो रखा है। ठीक है, कंट्रोल या फिर कमांड पे क्लिक करके उसके ऊपर क्लिक करो और आप यहाँ पहुंच जाओगे जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को यूज कर पा रहे हैं। हम पहले यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमने ना तो इंपोर्ट कराया था ना एक्सपोर्ट कराया था। अगर आप यहाँ से इस एक्सपोर्ट कीवर्ड को हटा दोगे तो भी हम इसको नहीं कर पाएंगे इंपोर्ट, क्योंकि आपने इसे एक्सपोर्ट नहीं कराया। यहाँ पर देखो एरर क्या आ रहा है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल utility.js does not provide an export named addition। तो ये जो आपने जहां से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो utility.js से, इसके अंदर से आप कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो एडिशन नाम का, इसीलिए हम इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आपको एक्सपोर्ट कराना है, बेसिकली जो भी चीज आप चाहते हो कि ये इस फाइल से बाहर भी एक्सेसिबल हो, यू जस्ट यूज एक्सपोर्ट कीवर्ड देयर, इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट एडिशन कर पा रहे हैं। सपोज करो आपने बाद में चल के एक और फंक्शन बनाया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सबट्रैक्शन ए बी, इस तरीके से रिटर्न ए माइनस बी। तो अगर आपको इसको भी कराना है तो इसको कराने के लिए हम यहाँ पर चाहे तो इस लाइन को दो बार लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर सबट्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसी लाइन के अंदर ही जो ऊपर आपने लाइन डिफाइन करी है यहीं पर हम कर सकते हैं एडिशन कॉमा सबट्रैक्शन। तो अब हमने एडिशन भी इंपोर्ट करा लिया है यहाँ पर और सबट्रैक्शन भी इंपोर्ट करा लिया है। क्या किसी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है यहाँ पे। नहीं, ठीक है। अभी और भी देखने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। एक चीज और करते हैं
कि आप चाहो तो अपने इन फंक्शन को रीनेम भी कर सकते हो, कि जो मैं फंक्शन इंपोर्ट कर रहा हूँ उस फंक्शन का नाम मेरे को यहाँ पे एडिशन नहीं चाहिए, मुझे किसी और नाम से उसको इंपोर्ट कराना है। तो व्हाट यू कैन डू इज इंपोर्ट एडिशन एज ऐड। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एडिशन फंक्शन को इंपोर्ट तो कराया लेकिन उसको ऐड नाम से चेंज कर दिया मैंने उसका नाम। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ रहा है कि हम एडिशन कॉल कराने का ट्राई कर रहे हैं जबकि एडिशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि हमने जो एडिशन इंपोर्ट करा रहे हैं उसका हमने नाम चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें इसे करना पड़ेगा ऐड, अब ये काम करेगा। ठीक है, ऐड पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा एडिशन पे ही जा रहे हो। ठीक है, क्लिक कैसे कर रहे हैं, कमांड या कंट्रोल बटन पे प्रेस करके उसके बाद इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ चले आ रहे हो। तो बेसिकली आपने एक एलियस डिफाइन कर दिया है इसका। ठीक है, दिस इज एलियस, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है एलियस ऐड। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका नाम चेंज कर सकते हो। इवन एक्सपोर्ट करते टाइम भी आप यहाँ पर आई थिंक नाम चेंज कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, तो इस तरीके से हम कॉन्स्ट फंक्शन को एक्सपोर्ट करा पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी होती है विच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है कि आप लोग चाहो तो एक फाइल में से एक चीज को बाय डिफॉल्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट अगर आप कर रहे हो कोई काम तो वो एक ही काम हो सकता है। जैसे आप स्विच केस के अंदर देखो, स्विच केस के अंदर सिर्फ एक ही डिफॉल्ट कंडीशन होती है कि अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट वाला तो काम कर ही जाएगा। वैसे ही आप लोग चाहो तो अपने पूरे के पूरे फोल्डर में से किसी एक चीज को बाय डिफॉल्ट भी एक्सपोर्ट करा सकते हो। और डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कराने से उसका मतलब क्या होता है कि उसके बाद आपको यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बाय डिफॉल्ट मतलब एक्सेसिबल माना जाता है कि हाँ ये मिल ही जाएगा आपको इस फाइल से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं सपोज को एक वेरिएबल बना देता हूँ, माई वेरिएबल इक्वल्स टू लेट्स से ये। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ माई वेरिएबल को, और कहीं पर तो कोई दिक्कत आ रही है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट नहीं करेगा काम। हाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट काम नहीं करता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर ऑलवेज वी शुड यूज फंक्शंस। ये मेरे को फंक्शन या ऑब्जेक्ट्स, तो फंक्शन लेट्स मेक इट, व्हाट शुड वी राइट इट, मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो, ए बी रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस मल्टीप्लाई को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो सीधा, इंपोर्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम utility.js। आपने देखा मैंने मल्टीप्लाई के आगे कुछ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है। और आप इस मल्टीप्लाई को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, यहाँ पर ऐड की जगह आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड इट विल वर्क। तो ये मल्टीप्लाई करेगा 5 और 4 को इस तरीके से। तो डिफॉल्ट लेकिन आप दूसरी जगह नहीं लिख सकते, एक जगह पे एक फाइल के अंदर सिर्फ एक ही डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी, दो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर करता हूँ मैं अगर डिवाइड, तो यहाँ पर एरर आएगा कि डुप्लीकेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट, तो ये अलाउड नहीं है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट में सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट आप कर सकते हो इस तरीके से। डिवाइड फंक्शन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो लेकिन चाहो तो, और अगर डिवाइड को आपको एक्सेस करना है तो डिवाइड को आप इसी तरीके से एक्सेस करोगे कि आप लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बताओगे डिवाइड मुझे एक्सेस करना है, एंड देन आप यहाँ पर डिवाइड लिखोगे तो डिवाइड आपका एक्सेस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्या किसी को अभी तक कोई दिक्कत है इसके अंदर? index.html में टाइप का मतलब क्या है? तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि दिस इज अ मॉड्यूल। अगर आप यहाँ पर टाइप नहीं लिखोगे ना तो यहाँ पर आप उसको मॉड्यूल नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो फाइल है हमने बना तो दी है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है और दिस इज अ मॉड्यूल, राइट, लेकिन आपके HTML को नहीं पता कि आप उसे एज अ मॉड्यूल कर रहे हो यूज। तो उसके लिए आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा, टाइप उसका मॉड्यूल देना पड़ेगा। तो इट्स जस्ट एन एट्रीब्यूट टाइप, और इसके अंदर जो वैल्यू है विच इज मॉड्यूल, ये आपको डिफाइन करनी होगी टू मेक इट वर्क। बाकी सारे को मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी सारे ऑलरेडी मॉड्यूल हैं। वैसे सर्वर भी मॉड्यूल था ही, लेकिन बाकी सबके आगे, क्योंकि बाकी सबको आपने इंडेक्स में नहीं लिखा हुआ ना, इंडेक्स में सिर्फ आपने ये सर्वर डॉट जीएस लिखा है, बाकी फिर सर्वर डॉट जीएस बाकी सबसे कनेक्टेड है। तो आप सिर्फ सर्वर डॉट जीएस से बात कर रहे हो और सर्वर डॉट जीएस यूटिलिटी से कनेक्टेड है, देन यूटिलिटी हो सकता है बाकी और से कनेक्टेड हो। तो इस तरीके से एक एंट्री पॉइंट होता है, तो दिस इज दैट एंट्री पॉइंट, ये सर्वर डॉट जीएस, दिस इज योर एंट्री पॉइंट
जहां से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर घुस रहे हो, और उसके बाद इस एंट्री पॉइंट की हेल्प से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस कर रहे हो। आप लोग चाहो तो यहाँ पर और भी मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स भी बना सकते हो, मतलब मल्टीपल स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो, वो तो हमने देखा ही था। परफेक्ट। तो एक बार रिपीट, अरे यार पूरा का पूरा रिपीट करने के लिए मत बोला करो प्लीज मेरे से। कोई अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह दिक्कत है तो वो ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा तो आप दोबारा से देखो फिर उसके बाद वीडियो, जब सेशन खत्म हो जाएगा तो। मॉड्यूल और नॉर्मल में फर्क क्या होता है? कुछ नहीं, ये नॉर्मल भी तो मॉड्यूल की तरह ही है, तो एवरीथिंग इज अ मॉड्यूल इन जावास्क्रिप्ट। और अब ये HTML के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आप रिएक्ट के अंदर देखोगे आप कहीं पर भी कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आराम से कर पाओगे बिना उसको एक्सप्लिसिटली मॉड्यूल डिफाइन किए। वो रिएक्ट अपने आप उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो एवरी फाइल इज अ मॉड्यूल, कोई भी फाइल मॉड्यूल होती है। तो कुछ ऐसे एक अलग डिफरेंस नहीं है मॉड्यूल के अंदर। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझाने का तरीका कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बजाय कि फिक्सेट हुए कि मॉड्यूल ये होता है। नहीं, आपको समझना चाहिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। ठीक है, बाकी मॉड्यूल तो सारी सारी फाइल ही हो जाती है। हमने देखा रीनेम कैसे कर सकते हैं अपने इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट देखा हमने। यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये फंक्शन हम कर रहे हैं, और उसके बाद इंपोर्ट रैंडम नेम। हाँ, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप अब चाहो तो रैंडम कुछ भी नाम से भी इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज करो आपने बनाया है फंक्शन मल्टीप्लाई का, जिसको आपने डिफॉल्ट फंक्शन बना दिया है, और डिफॉल्ट आपको पता है सिर्फ एक ही हो सकता है एक फाइल के अंदर। तो अब यहाँ पर आप इंपोर्ट मल्टीप्लाई की बजाय कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रैंडम नेम, कुछ भी। ठीक है, तो अब रैंडम नेम जो है वो ढूंढेगा कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कौन सा है, और जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा उसका नाम रैंडम नेम बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर अगर रैंडम नेम लिखता हूँ तो ये मल्टीप्लाई पर ही जाएगा सीधा। ठीक है, 20 इसका ये रैंडम नेम जो है, इट इज नाउ एन एलियस फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट ही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। बाकी सबके अंदर आपको प्रॉपर नाम बताना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को आप किसी भी नाम के साथ एक्सेस कर सकते हो, और दूसरी चीज बिना करली ब्रेसेस के भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है कुछ। यू कैन डायरेक्टली यूज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विदाउट enclosing curly brackets. A file can contain multiple exports, however you can only have one default export in a file. ठीक है, ये दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। एक्सपोर्ट आप कर सकते हो जितने मर्जी चीजों को, जितने मर्जी फंक्शंस को, जितने मर्जी वेरिएबल्स को, लेकिन आप तो सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज भी एक्सपोर्ट करनी है तो जितने मर्जी एक्सपोर्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक में लगेगा। हमने देखा था अगर हमने दो में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाया था तो उसमें हमें एरर भी मिल गया था कि दो बार डिफॉल्ट क्यों लगा रहे हो भाई। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, आई थिंक अभी अभी क्लियर कर दिया मैंने ये। मॉड्यूल बनाया भैया, मल्टीपल एक्सपोर्ट नहीं हो सकते क्या एक साथ? हो सकते हैं मल्टीपल एक्सपोर्ट एक साथ, और यहाँ पर हो भी रहे मल्टीपल एक्सपोर्ट एक साथ, राइट। ये एडिशन भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन भी एक्सपोर्ट हो रहा है, और डिवाइड भी एक्सपोर्ट हो रहा है, और सबको हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हो तो रहा है मल्टीपल एक्सपोर्ट एक साथ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेप्ट? आई थिंक शुरुआत में मैंने बताया था कि बेनिफिट क्या है इस कंसेप्ट का। बेनिफिट ये है, द कोड बेस इज इजियर टू मेंटेन। तो बेसिकली अब आपके पास दो फाइल्स हैं, एक फाइल के अंदर आपने सारे कैलकुलेशन वाले फंक्शन लिखे हुए हैं, जो हो सकता है आप किसी और फाइल के अंदर भी लिखना, किसी और फाइल के अंदर भी यूज करना चाहो, तो अब आपने बस एक जगह पे डिफाइन कर दिया फंक्शन, और आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर उन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे आपके पास बहुत सारी फाइल्स बनते जाएंगी। दूसरा, आपका कोड रीयूजेबल होता है। बेसिकली दोनों एक ही चीज है। मॉड्यूल मींस कोड रीयूजेबिलिटी, यस, और उस फाइल का सभी फंक्शन एक्सपोर्ट हो जाए। अच्छा, वानीप्रिया कह रही है कुछ कि एक ही बार हमने लिखा एक्सपोर्ट और सबके सब एक साथ एक्सपोर्ट हो जाए। आई थिंक वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सपोर्ट स्टार as let's say utility.
पुट स्टार एज यूटिलिटी, मैं इसको बताना नहीं चाहता बिकॉज इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यूटिलिटी डॉट एडिशन अब आप कर सकते हो। तो बेसिकली हमने सब कुछ एक्सपोर्ट कर लिया है। यूजुअली वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस बिकॉज सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप इंपोर्ट करते हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा होता है, जावास्क्रिप्ट आपकी सर्वर से चली, उसने पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसने क्या किया, इस जगह पे उसको जितनी भी चीजें मिली उन सबको कोड में लेके आ गया। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मिल रही हैं जो भी एक्सपोर्ट हो सकती है उन सबको ये लेके आ चुका है कंपाइल करने के लिए। तो इससे आपका कोड हैवी हो जाता है। और यूजुअली आपको क्या करना चाहिए, जो आप यूज कर रहे हो, जैसे मैं सिर्फ एडिशन यूज करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ एडिशन को इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, मैं सब कुछ नहीं उठा के ले आऊंगा। ये ऐसा हो गया जैसे कि आपको किसी मतलब मम्मी ने भेज दिया कि चलो ठीक है बेटा, जाके दुकान से माचिस लेके आ जाओ, और आपके पास एक ट्रक है तो आप ट्रक ही लेके चले गए पूरा का पूरा। ठीक है, ओवरडू कर देता है ये, लेकिन हाँ ये भी एक तरीका होता है। तो ये सब कुछ लेके आ जाता है। और अगर आप ऐसे करोगे, इंपोर्ट एडिशन फ्रॉम यूटिलिटी, तो इससे भी आपका एडिशन आ जाएगा। इंपोर्ट एडिशन एस ऐड, इससे भी आपका एडिशन आ जाएगा, लेकिन अब ऐड नाम से आएगा। ऑलराइट, अब हम आगे मूव कर सकते हैं। और कुछ है, मे बी स्लो कर देगा। यस, बिल्कुल स्लो कर देगा भैया, अगर आप ये करोगे तो। भैया हम कोड में ज्यादा टाइम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे रादर देन क्लास। यस, हम रादर देन क्लास ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लासेस ये के अंदर मैंने आपको बताया था, ये भी इंटरनली फंक्शन ही होती है, और फंक्शन हमारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या अनलिमिटेड पैरामीटर कैसे दे सकते हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अगेन छोटा कंसेप्ट था, जैसा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग था वैसे ये एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी था। ये एक मेन कंसेप्ट है विच इज फिल्टर मैप एंड फाइंड। तो हमने एरेज देखे थे राइट, उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि लेंथ पैरामीटर होता है, स्प्लाइस वगैरह कुछ कुछ मेथड्स हमने देखे थे। तो अब जरा पहले हायर ऑर्डर फंक्शन की बात करते हैं, उसके बाद फिल्टर और मैप के अंदर घुसेंगे। लेट मी जस्ट चेंज दिस टू सोर्स, हमारी ये है हायर ऑर्डर फंक्शन डॉट जेएस। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर आते हैं। तो सपोज करो आपको मैंने बोला कि हमारे पास एक एरे है। so this is your array const a equals to const a equals to 1 2 3 4 5 6, और मैंने बोला इस एरे के अंदर से सारे के सारे इवन नंबर्स को लेके आओ मेरे पास। ठीक है, तो आप बनाओगे एक फंक्शन, मैं बोलूँगा एक फंक्शन बनाओ जो कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एरे बना के मुझे रिटर्न करे। तो आप बोलोगे ठीक है भैया कर देंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो वैसे नॉर्मल फंक्शन ये होता है। ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं फिल्टर नंबर्स, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक दूसरा एरे इस तरीके से, const b equals to empty। उसके बाद एक एक करके इस एरे के अंदर मूव करेंगे हम। तो या तो हम a डॉट फॉर ईच यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल फॉर ईच को मैं हटाता हूँ। a फॉर लूप यूज करते हैं, सिंपल फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर इवन है, इवन नंबर हमें कैसे चेक करना है, कि अगर आपको लगता है कि इस नंबर को अगर आप मॉड्यूलो करते हो 2 के साथ और अगर आपको 0 मिलता है तो इसका मतलब दिस नंबर इज इवन राइट। तो उस केस में बी के अंदर पुश कर दो इस नंबर को इस तरीके से, और फिर फाइनली आप रिटर्न कर दो इस एरे को। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक लॉजिक था कि आप सारे एरे पे मूव कर गए, और जहां भी आपको लगता है कि ये नंबर इवन है तो दिस इज अ लॉजिक फॉर चेकिंग इवन। उसके बाद आपको अगर ये नंबर चाहिए तो एक नया बना देते हैं हम, कॉन्स्ट इवन नंबर्स।
इक्वल्स टू फिल्टर नंबर्स वाला फंक्शन हम कॉल कराएंगे इस तरीके से। और अगर आप अब लॉक करोगे इवन नंबर्स को, इवन नंबर्स, तो यहाँ पे हमें इवन नंबर्स मिल रहे हैं। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक चीजें थी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है इवन नंबर्स तो आपने बता दिए, ऐसा करो अब ऑड नंबर्स फिल्टर करके लाओ। तो आप बोलोगे भैया कर देंगे ऑड नंबर्स भी फिल्टर, जहां भी नॉट जीरो होगा उसको पुश कर देंगे। मैं बोलूंगा ठीक है, दूसरा फंक्शन आपने बना लिया। अब मैं बोलूंगा ऐसा करो उन नंबर्स को फिल्टर करो जिनके अंदर जो बेसिकली 3 के मल्टीपल है। आप बोलोगे भैया ठीक है 3 वाले मल्टीपल कर लेंगे। फिर आपको लगे कि ठीक है भाई यहाँ तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आप मल्टीपल मल्टीपल पूछ रहे हो, या तो 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल। फिर मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ऐसे नंबर्स लेके आओ जो कि सपोज करो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस तरीके से मेरी डिमांड बढ़ते जा रही है। ठीक है, मैं अलग अलग टाइप की चीजें आपसे मांग रहा हूँ। तो आप देख रहे हो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी करना होगा। और इस बार आप हो सकता है इसका नाम चेंज कर दो फिल्टर नंबर्स, लेट्स से पॉजिटिव। और ये वाला कोड तो रिपीट ही होगा कि आपने ये एरे बनाया, ये फॉर लूप बनाया, बस आप यहाँ पर एक कंडीशन ही तो चेक कर रहे हो, चेंज कर रहे होगे, बाकी ये रिटर्न कर रहे होगे। ठीक है, तो ये मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि कुछ कुछ कोड तो सेम रहता है, बस कुछ कुछ जगह पे आपका लॉजिक चेंज हो रहा है, बाकी कोड बार बार सेम है। उसके लिए आपको बार बार अपना कोड रिपीट करना पड़ रहा है। तो टू अवॉइड दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करना। ठीक है, और हमने देख भी लिया इससे पहले कि हाँ फंक्शन के अंदर हम इजीली दूसरे फंक्शंस को पास कर सकते हैं। दिस इज नॉट न्यू टू अस, लेकिन उसको यूज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। कि जैसे सपोज करो अब आप चाहते हो कि आपको सिर्फ इवन नंबर्स मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हम एक फंक्शन बनाते हैं इज इवन, इस तरीके से जो फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, रिटर्न ट्रू या फॉल्स। बेसिकली अगर नंबर इवन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं ये कंडीशन यहाँ लिख दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको अगर आप कोई नंबर पास करते हो, लेट्स से नंबर नम, और यहाँ पर नम लिखेंगे हम। तो अगर आप कोई भी नंबर पास करोगे तो ये चेक करके बता देगा वो नंबर आपका इवन है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिल्टर नंबर्स कॉल करने के साथ ना मैं इसके अंदर ये वाला फंक्शन भी पास करूंगा इज इवन। और इस इवन को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डालूंगा फिल्टर नंबर, और ये हो जाएगी हमारी चेकिंग कंडीशन, या फिर यहाँ पे कंडीशन फंक्शन नाम देते हैं इसको, कंडीशन फंक्शन, इस तरीके से। तो अब ये जो फंक्शन है ये एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है विच इज अनदर फंक्शन, कंडीशन फंक्शन। इसको हम यूज कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ यूज करेंगे कि इफ कंडीशन फंक्शन फॉर दिस नंबर, नंबर क्या है हमारा, नंबर है ए आई, कि अगर कंडीशन फंक्शन हमें रिटर्न करता है ट्रू, तब तो हम इस नंबर को पुश कर देंगे यहाँ पे, अदरवाइज इस नंबर को पुश नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, पहले तो अब इस नंबर को, इसको अगर हम कॉल कराना है, अगर इस फंक्शन को हमें फिल्टर नंबर्स को, तो पहले हमें यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन पास करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर, विच इज दिस फंक्शन इज इवन। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उन नंबर्स को फिल्टर करो जो कि इवन है। और अब हमें यहाँ पर अगेन इवन नंबर्स मिल रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे भाई ये तो काम पहले भी हो रहा था, ये सब करने का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब मुझे अगर ऑड नंबर्स चाहिए होंगे, इज ऑड, तो मुझे बस यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला फंक्शन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस कंडीशन फंक्शन अपना बना दूंगा नया, ये मेरा एक नया कंडीशन फंक्शन हो गया। और अब मेरे को यहाँ पर ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर मुझे ऑड नंबर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ इज ऑड, इस तरीके से। तो अब मुझे यहाँ पर और नंबर्स मिल रहे हैं। अगर मेरे को चाहिए सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो मैं उसके लिए एक अलग कंडीशन बना दूंगा। तो बेसिकली फिल्टर करने वाला सारा काम ये वाला फंक्शन करेगा, और फिल्टर किस कंडीशन के बेस पे करना है उसका काम ये वाला फंक्शन करेगा। दिस थिंग इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो बेसिकली जो भी फंक्शन एक दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर, बेसिकली एज अ पैरामीटर लेता है या फिर रिटर्न करता है दूसरा फंक्शन, उसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो दिस राइट हियर, दिस फिल्टर नंबर, दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ऐसा बड़े आराम से कर पाते हो। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, आप फंक्शन को कहीं भी एज अ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। फंक्शन को आपने वेरिएबल, जहां भी वेरिएबल यूज कर सकते हो उसकी जगह पे आप फंक्शन यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। और अब हम देखेंगे जो हमने पहले बात की थी फिल्टर एंड मैप्स की, वो उससे पहले मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि फिल्टर एंड मैप्स जो है ना, दे आर आल्सो हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें काफी सारे हायर ऑर्डर फंक्शन देखने को मिलेंगे। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल कि कितना पावरफुल है
कितना कम आपको कोड रिपीट करना पड़ रहा है और कितना आसानी से आपका काम हो रहा है। हम इस कंडीशन फंक्शन नोन एज कॉल बैक, यस, कॉल बैक वगैरह वैसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन हाँ इस चीज को हम कहते हैं कॉल बैक। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो फंक्शन हमने पास किया ना इसके अंदर, उसे हम कॉल बैक कहते हैं, क्योंकि ये कॉल बैक कर रहा है, दिस इज कॉलिंग टू दिस फंक्शन। बस नाम है इसका। मैं कह रहा हूँ नामों के अंदर कंफ्यूज, नामों के अंदर मत घुसो ज्यादा, ये समझो कि हाँ ये चीज होती है। तो पहले चीज समझो, उसके बाद नाम को समझो तो ज्यादा सही है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि ठीक है फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहा है, बाद में बोला कि ठीक है दिस इज नाउ अ हायर ऑर्डर फंक्शन, बस नाम दे दिया इसको। हमारे लिए तो काम से मतलब है। तो इस तरीके से आप अब यहाँ पे कुछ भी कंडीशन पास कर सकते हो, एज अ कंडीशन फंक्शन आप उसको यहाँ पर पास करोगे और वो फिर काम करेगा। एक चीज और, आप लोग यहाँ पर अनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हो। आई मीन आप ये भी चीज भी कर सकते हो कि दिस विल स्टिल वर्क, राइट। यहाँ पर अगर मैं अपना एरो फंक्शन लिख दूं, यहाँ फिर आप अपना नॉर्मल फंक्शन पास कर दूं सीधा, बिना फंक्शन का नाम वगैरह डिफाइन किए, दैट विल स्टिल वर्क। अब यहाँ पर आपको कंडीशन पास करनी पड़ेगी। अगर मैं आप लिख दूंगा रिटर्न ट्रू, तो क्या हो रहा है, हर चीज के लिए रिटर्न ट्रू कर रहा है, तो सारे के सारे नंबर्स मान लिए जाएंगे। तो ये हमारे एक एनोनिमस फंक्शन की तरह भी पास कर सकते हैं हम, या फिर हम अपने खुद के नए नए फंक्शन बना सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बूलियन रिटर्न करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक बूलियन एक्सपेक्ट कर रहे हो। यस, कंडीशन फंक्शन नोन एज फॉल बैक। आई कहां से आ जाता है, मैंने बस आई एक वेरिएबल बना दिया यार। आई कहां से आ जाता है, आई इज जस्ट अ वेरिएबल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसकी जगह पे। फॉर लूप की क्लास भूल गए, उसके अंदर बताया था कि आई नाम दे दो, चाहे इंडेक्स नाम दे दो। यूजुअली आप लोग आई दे रहे होते हो, इसलिए आई नाम आ जाता है। ठीक है, वी आर पासिंग इज इवन फंक्शन एज पैरामीटर, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। आम देखो, वो कह रहा है कि यहाँ पर जैसे आपने इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, चलो ठीक है ऑड वाला लेते हैं। वो कह रहा है कि जब आपने ये फंक्शन कॉल किया तो पहले ये वाला फंक्शन कॉल होता है, फिल्टर नंबर्स, ठीक है। फिल्टर नंबर्स कॉल होगा, उसके अंदर ये फंक्शन एज अ पैरामीटर चला जा रहा है। अभी फिलहाल कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो रही इज ऑड वाली, अभी फिलहाल सिंपल ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने ये लाइन एग्जीक्यूट करी, उसने फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करी। उसके बाद वो इस लाइन में आया, उसने देखा कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ है। ये देख लो, फंक्शन के बाद जब आप ये लगा देते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो वहां पे आपका फंक्शन कॉल होता है। तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और तब उस फंक्शन के अंदर आप ये वैल्यू पास करोगे, और वो वैल्यू फिर यहाँ पे जाएगी। कंडीशन फंक्शन आपने इसका नाम दे रखा है, और ये जो कंडीशन फंक्शन ये ऑड वाला फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर अब जाएगा वो चीज, और अब यहाँ पर वो कैलकुलेट करेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे लॉग भी कर सकते हो। तो नंबर ऑड, सॉरी कॉल्ड, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 कॉल्ड, 2 कॉल्ड, 3 कॉल्ड, ये सब लिखा आ रहा है, क्योंकि बार बार ये इज ऑड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है इस फॉल लूप के अंदर, और हर चीज के लिए कॉल हो रहा है, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, सबके लिए कॉल हो रहा है। और चेक किया जा रहा है कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो जितनी भी बार ये फॉर लूप चलेगा, ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, और आपका चेक किया जाएगा कि ये नंबर ऑड है कि इवन है। एनोनिमस फंक्शंस वंस मोर, एनोनिमस फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं कि आप यहाँ पर अभी फिलहाल क्या कर रखा है आपने, इज ऑड इज इवन फंक्शन बना रखे हैं, लेकिन एक एनोनिमस फंक्शन का कंसेप्ट होता है विच इज कि आप यहाँ पे लिखोगे फंक्शन, शायद ये और ये, तो आपने यहाँ पर फंक्शन का नाम डिफाइन नहीं किया, और मैं यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल फंक्शन कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो या तो ये करो, या फिर आप ये कर सकते हो कि फंक्शन हटाया ऑल टुगेदर और ये चीज कर दी, और अब यहाँ पे सपोज करो कर देते हैं नंबर, और मैं अब चेक करता हूँ कि सिर्फ 3 के मल्टीपल नंबर्स लो, तो रिटर्न नंबर मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ वो नंबर फिल्टर होंगे जो कि 3 के मल्टीपल हैं, जैसे कि 3 और 6, इस तरीके से। तो दिस इज योर एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं है, और इस फंक्शन को आप इस जगह के अलावा कहीं और यूज भी नहीं कर पाओगे अब, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं दे रखा आपने। कहीं और अगर यूज करना है तो उसके लिए दोबारा इस फंक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो कई बार अगर आपको लगता है कि ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार लिखूंगा मैं, तो एनोनिमस बनाना सेंस बनाता है वहां पे कि उसको एनोनिमस बना लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये इज ऑड और इज वाला इस इवन वाला फंक्शन मुझे कहीं और भी यूज करना पड़ सकता है, तो आप इस तरीके से उस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं किसी जगह पे।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेंशन मत लो इधर, अभी भी वैसी है जो पहले थी। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि दिस इज नॉट डीएसए या फिर कुछ और, ठीक है। is odd is defined after filter, it's not throwing undefined function error. why is it अच्छा why, मैं सोच रहा भाई why क्या है, मेरे को लगा why नाम कोई वेरिएबल बना रखा है मैंने। राज सरोज, undefined function since is odd is defined after filter numbers, please explain this async nature of JS। async nature नहीं है JS का, this happens everywhere। और क्यों एरर नहीं मिला आपको, क्योंकि ये इज ऑड वाला फंक्शन यहाँ लिखा है, और जो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपकी ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद आप यहाँ जा रहे हो, उसके बाद आप यहाँ जा रहे हो, और फिर ये ढूंढ रहा है। एक्चुअली होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले जब कोई फाइल डलती है कंपाइल के अंदर तो लिंकिंग होती है। तो मेमोरी के अंदर एक ही लिंकिंग होगी कि हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसका ये एरे है, मेमोरी के अंदर ये फिल्टर नंबर्स नाम का एरे फंक्शन है जो यहाँ पर है, मेमोरी के अंदर इज इवन नाम का फंक्शन यहाँ पर है, एंड सो ऑन। और जब आप उसे रन कर रहे होते हो बेसिकली, फिर जब आप रन कर रहे होते हो चीजों को, तो वो फिर वो ढूंढ लेता है कि किस जगह पे इज इवन नंबर फंक्शन डिफाइंड है, किस जगह पे इज ऑड फंक्शन डिफाइंड है, एंड सो ऑन, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन कंडीशन फंक्शन। कंडीशन फंक्शन मैंने बस एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, और इसकी जगह पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि सपोज करो fn f2 और कुछ भी नाम लिखता हूँ मैं, जैसे रैंडम, यहाँ पर रैंडम नेम भी लिखूंगा तो भी काम करेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, और इसको मैंने बस एक फंक्शन की तरह पास कर दिया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहे हैं, दैट्स इट। प्लीज एक्सप्लेन व्हाई डिड यू रिमूव माय रोल फ्रॉम डिस्कॉर्ड, राज सरोज। अच्छा हाँ, आपका रोल रिमूव किया बिकॉज रूल्स हमारे कुछ हैं डिस्कॉर्ड के अंदर, और उस रूल्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप नेम कॉलिंग करते हो तो आपको बैन कर दिया जाएगा, तो आई थिंक दैट्स व्हाई। और अब बैन हो गए हो तो बैन ही रहोगे, ठीक है। कोर्स डज नॉट इंक्लूड्स डिस्कॉर्ड के अंदर होना, कोर्स इज देयर जस्ट, उसके बाद डिस्कॉर्ड आपको एक यूटिलिटी मिल रही है, बट देन अगेन देयर आर सम रूल्स। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्राइम कर सकते हो, ठीक है। रैंडम नेम की जगह कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे इफ कंडीशन में, कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे इफ कंडीशन, हम नहीं तब तो कुछ नहीं लिख सकते ना इफ कंडीशन में। अगर आपने यहाँ पे फंक्शन पास नहीं किया सपोज, तो सबसे पहले तो इधर एरर आएगा कि भाई क्या एक्सेस कर रहे हो, क्या कुछ है भी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो फंक्शन है ही नहीं। अगेन यहाँ पे वो फंक्शन हटा दोगे तो अब ये ठीक से काम करेगा नहीं, दिस इज जस्ट चेकिंग कि ठीक है नंबर है हमारा, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो बस उसको डाल दो। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं यार, थोड़ा दिमाग में पूछो अपने आप से कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर शायद वो आपके दिमाग में वैसे क्लियर हो जाए। एक्सप्लेन कोड फ्लो, ठीक है। आई थिंक एक बार जल्दी से कोड फ्लो एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो सबसे पहले आप गए इस index.html के अंदर, दिस इज योर हेड, दिस इज योर बॉडी, दिस इज स्क्रिप्ट टैग एंड एवरीथिंग। जब आपने स्क्रिप्ट को एक्सेस किया तो इस तरीके से आपको ये मिल गया फंक्शन, और आपका ये फंक्शन लोड होता है मेमोरी के अंदर। जब ये वाला फंक्शन लोड हो रहा है तो उसके साथ ही जितनी भी चीजें हैं लाइन बाय लाइन चलती हैं, ठीक है। पहले ये वाली लाइन मेमोरी में डलेगी, एंड देन ये वाली लाइन, एंड सो ऑन। जब आप किसी फंक्शन को बस ऐसे डिक्लेयर करते हो ना, यहाँ पर जब हमने बस एक फंक्शन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन कॉल भी हो रहा है, नहीं, ये फंक्शन यहाँ पर कॉल नहीं हो रहा है, ये बस फंक्शन लिख दिया गया है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया नीचे इधर, यहाँ पर वो फंक्शन कॉल हो रहा है और ढूंढा जा रहा है कि मेमोरी में कहाँ पर ये चीज है, और उसके बाद फिर चीजें एग्जीक्यूट हो रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि सबसे पहले जितनी भी चीजें डिफाइंड है, आपके फंक्शंस डिफाइंड, आपके वेरिएबल्स डिफाइंड, एंड सो ऑन, वो सारे के सारे आपके दिखाई देंगे।
और जब आप उनको कॉल करना स्टार्ट करते हो तो उसके बाद वो मेमोरी में से उठाए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो। तो जब आपने फिल्टर नंबर को कॉल किया यहाँ पे, तो फिल्टर नंबर को ढूंढा जाएगा कि मेमोरी में कहाँ लिखा हुआ है, और ये वाला कोड फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये वाला कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो देख रहा है कि यहाँ पर एक रैंडम नेम नाम का फंक्शन है जो कि कॉल किया जा रहा है। तो वो रैंडम नेम नाम के फंक्शन को ढूंढेगा कि इसका एलियस किसका है, ये एलियस है इस इस एनोनिमस फंक्शन का, तो ये वाला फंक्शन फिर एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज जस्ट हाउ इट वर्क्स। मैं इसका नाम वापस रैंडम नेम से, बिकॉज जस्ट वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट, लेकिन इसका नाम चेंज कर देते हैं कंडीशन फंक्शन, बिकॉज दैट्स मच बेटर। ठीक है, अब बाकी जो भी चीजें बच गई हैं आप प्लीज हम देख सकते हैं खुद से। अब हम जो बताना चाहता हूँ विच वाज फिल्टर मैप एंड फाइंड, इसको जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे। तो फिल्टर वाला जो फंक्शन है ये वही काम करता जो भी हमने किया है यहाँ पे, ये बस फिल्टर करता है एक एरे के अंदर। तो एरे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई सम थिंग्स, कि हमारे पास जब हम एक एरे बना लेते हैं ना इस तरीके से, तो हमारे पास एक एरे ऑब्जेक्ट के हम उनके फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमारे लिए ऑलरेडी लिखे हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस एट आवर डिस्पोजल जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो एक इस तरीके से काम करेगा। लेट मी राइट अनदर वन, new file, let's say filter map, और इसको यहां पर हम डाल लेते हैं script with source filter map.js। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज करो हमारे पास अगेन वही एरे है const a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बस दिस इज आवर एरे, और इसको हमें फिल्टर करना है। तो हमारे पास इस एरे से रिलेटेड काफी सारे फंक्शन हमें मिलने वाले हैं। पहले तो जरा उन फंक्शन को देख लेते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर a डॉट, तो आप देखोगे ये सारे फंक्शंस हमारे पास एक्सेसिबल है नाउ। पुश फंक्शन है, पुश फंक्शन की हेल्प से आप लोग पुश कर पाते हो एक एरे के अंदर चीजों को, ये सब हमने देखे थे। सॉर्ट वाले फंक्शन और भी बहुत सारे फंक्शन है, इनमें से कुछ फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉर ईच फंक्शन एंड सो ऑन। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये दो फंक्शन भी होते हैं, कुछ फिल्टर एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मैप। ये रहा मैप फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे होगे और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। तो इन दोनों फंक्शन को हम अलग से देख लेते हैं। तो a डॉट फिल्टर, और ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, एज इन ये एक फंक्शन लेता है अपने अंदर, और उस फंक्शन की हेल्प से आप लोग बताते हो कि किस कंडीशन के ट्रू होने पे नंबर को फिल्टर करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आप फिल्टर आउट कर दो। तो मैंने इस इवन वाली कंडीशन यहाँ बना रखी है, तो मैं उसी कंडीशन को यहाँ से उठा के ले आता हूँ। सपोज करो ये दो कंडीशन है, ऐसे हम लोग चाहें तो उसको, चलो छोड़ो, मैं सोच रहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके लेके आते हैं, लेकिन अब यही कर लेते हैं कि इज इवन इज ऑड, ये दो फंक्शन है हमारे पास, और आप चाहते हो कि अपने एरे को फिल्टर करना चाहते हो, तो व्हाट यू विल डू इज a डॉट फिल्टर, उसके बाद इज इवन। अब क्या होगा, const b इक्वल्स टू दिस। अब क्या होगा, a के अंदर फिल्टरिंग होगी, और जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर मैं इसे करूंगा log b, अब देखोगे सारे सारे इवन नंबर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऑलरेडी हमें फिल्टर मेथड मिला हुआ है एरेज के अंदर। यहाँ पर आपको बस बताना होता है कि क्या कंडीशन है, क्या वो फंक्शन है। तो दिस इज ऑल्सो अ हायर ऑर्डर फंक्शन। फिल्टर इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि एक फंक्शन लेता है एज अ इनपुट, और उसके बाद आप इसको बता सकते हो कि किस बेसिस पे फिल्टर करना है। आप यहाँ पर अगेन चाहो तो अपने खुद के फंक्शन इस तरीके से पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये तीन चीजें लेता है अपने साथ, विच इज एक तो ये खुद का नंबर लेगा, जो भी नंबर आपको करना है, तो इसका नाम हम रख देते हैं एलिमेंट। उसके बाद ये इंडेक्स भी मिलेगी इसको यहाँ पे, और साथ में एरे भी मिल जाएगा इसको पूरा का पूरा। यूजुअली हम इंडेक्स मतलब एरे को तो खैर शायद यूज ही ना करें, मे बी कभी कभार आप यूज कर लो, इंडेक्स को भी कभी बार यूज करो, लेकिन हाँ मोस्टली हमें इस एलिमेंट से काम होता है। अगर मैं इसको जरा प्रिंट करा के दिखाऊं आपको, console.log एलिमेंट इंडेक्स और array,
और सपोज करो मैं फिल्टर के लिए यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल के लिए ट्रू। अब देखोगे कि फिल्टर के अंदर जो 3 चीजें मिल रही हैं उनके उनके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको। तो पहली चीज आपको एलिमेंट मिल रहा है, दिस इज द एलिमेंट इटसेल्फ 1। मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ 11 22 31 44 57 68 72 और 81 सपोज करो दीज आर और नंबर्स। अब देखेंगे कि ये पहली चीज है हमारे पास, हमारे को एलिमेंट मिल रहा है। दूसरी चीज हमें इंडेक्स वैल्यू मिल रही है, तो 0 इंडेक्स वैल्यू, देन नीचे 1 इंडेक्स वैल्यू एंड सो ऑन। उसके बाद पूरा का पूरा एरे भी आपको मिल सकता है। तो ये 3 चीजें ये फिल्टर फंक्शन आपको देता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आपको समझना है कि ये फिल्टर फंक्शन इंटरनली कैसे काम कर रहा होगा, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसको सिर्फ एक नंबर चाहिए, लेकिन नंबर के साथ साथ अगर आप यहाँ पे इंडेक्स और एरे भी पास कर दोगे, ये इसी तरीके की चीज हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। सपोज करो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मोस्ट इवन नंबर्स इक्वल्स टू फिल्टर नंबर्स, और अब यहाँ पर आपने इज ऑड वाला फंक्शन सॉरी हाँ इज ऑड वाला फंक्शन डाल दिया इस तरीके से। और जब ये इज ऑड वाला फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो इसके अंदर अब आप 3 चीजें पास करोगे, नंबर, इंडेक्स और एरे। तो ये दोनों चीजें ऑप्शनल होती हैं, आप लोग चाहो तो पास करो या ना करो, लेकिन अगर आप अब यहाँ पर हमें पास करनी पड़ेंगी तो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं इस तरीके से कि ये तो नंबर हो गया, ये इंडेक्स वैल्यू हो गई और ये एरे हो गया। तो इंटरनली जो फिल्टर फंक्शन आपका जो जावा ने दिया हुआ है वो क्या कर रहा होगा, वो सेम टू सेम ऐसे ही काम कर रहा होगा। वो एक नया एरे बना रहा होगा, वो पूरे के पूरे एरे के अंदर फॉर लूप लगा रहा होगा, वो उसके बाद ये जो कंडीशन फंक्शन आप जो डाल रहे हो उसके अंदर पास कर रहे हो वो कॉल करा रहा होगा। कॉल कराते टाइम वो उसके अंदर ये 3 चीजें पास कर रहा होगा, द एरे इटसेल्फ, द इंडेक्स वैल्यू सॉरी द एलिमेंट, द इंडेक्स वैल्यू एंड द एरे। और उसके बाद जिस जिसके लिए वो कंडीशन ट्रू हो रही होगी उसको वो पुश कर दे रहा होगा। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट योर फिल्टर फंक्शन वुड बी डूइंग, जो यहां पर मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप इंडेक्स और एरे को यूज नहीं कर रहे होते, तो इसको आप यहां से हटा देते हैं और आप सिंपल बता दोगे कि मेरे को सिर्फ वो नंबर चाहिए जिनके लिए जो मेरे एलिमेंट रिटर्न एलिमेंट मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0 इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरे वो सारे एलिमेंट जो कि 3 के मल्टीपल हैं वो फिल्टर आउट कर दो, तो वो फिल्टर आउट हो रहे हैं, ये नंबर 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर अभी? कोई भी इशू आपको इस फिल्टर फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पर बनाया है, मतलब ये हमने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी हमें मिल रखा है एरे के अंदर। ये फिल्टर फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जो हमने अभी बनाया था फंक्शन। ठीक है, तो आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। रिपीट कर दो, नहीं भाई रिपीट नहीं कर सकता भाई मैं। रिटर्न में तो बुलियन जा रहा, यस। तो चलो ठीक है, मैं रिटर्न एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से, जरा ध्यान लगा के सुनो। तो हमारे पास जब हम एरे बनाते हैं इस तरीके से, तो हमें कुछ मेथड मिलते हैं एरे के साथ। ठीक है, विच आर पुश मेथड, फिल्टर मेथड, मैप मेथड, सॉर्ट मेथड, जिनका कुछ कुछ काम होता है, जिनका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है। वन ऑफ देम इज दिस फिल्टर फंक्शन। और ये फिल्टर फंक्शन जो फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनपुट के अंदर एक फंक्शन लेता है, तो a डॉट फिल्टर, और ये एक ऐसा फंक्शन लेता है जिसको रिटर्न करना चाहिए बुलियन वैल्यू। ठीक है, अगर वो बुलियन वैल्यू ट्रू होगी तो ये उस नंबर को फिल्टर करेगा, अगर बुलियन वैल्यू फॉल्स होगी तो उस नंबर को ये फिल्टर नहीं करेगा। तो ये मेरे कुछ फंक्शन मैंने बना रखे हैं जो कि रिटर्न करते हैं बुलियन वैल्यू। तो मैं वो फंक्शन यहाँ पास कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इज इवन, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, और कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू a डॉट फिल्टर इज इवन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इवन नंबर हमें मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट मेथड जो कि एक मेथड को इनपुट ले रहा है, और ये मेथड के अंदर मेथड कैसे इनपुट करते हैं ये मैंने भी आपको समझा दिया पूरा पहले ही। तो दिस इज हाउ फिल्टर वर्क्स। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे टू मैप। अब देखते हैं मैप कैसे काम करता है। तो एक चीज और
अभी जब हम फिल्टर कर रहे हैं तो इससे हमारा ए एरे इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। ए एरे के अंदर अभी भी सारे नंबर्स रहेंगे, इट्स जस्ट दैट कि एक नया एरे बना दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ ए को, तो आप देखोगे ए के अंदर अभी भी सारे सारे नंबर्स हैं, ये इसने बस एक नया एरे स्प्लिट कर दिया विच इज दिस बी एरे। नाउ व्हाट, नाउ लेट्स मूव टू मैप। और मैप किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मैप इज ऑल्सो अनदर हायर ऑर्डर फंक्शन जिसकी हेल्प से आप अपने एरे को मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो वी हैव दिस एरे राइट, ये एरे को मॉडिफाई करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ इसको वापस 1 2 3 4 5 और 6, सपोज करो दिस इज आवर एरे। और अब मैं फिल्टर नहीं कर रहा, ऐसे में फिल्टर नहीं कर रहा, अब मैं मैप करूंगा। मैप कैसे काम करता है, तो a डॉट मैप, और ये क्या करेगा आपके एरे को मॉडिफाई कर देगा जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करोगे जिस तरीके से। तो दिस टेक्स अनदर फंक्शन जो कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सपोज करो हम एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर, जो एक नंबर इनपुट लेता है और रिटर्न कर देता है उस नंबर का स्क्वायर, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है स्क्वायर, जो कि रिटर्न करता है नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो एक नंबर का स्क्वायर रिटर्न करता है बेसिकली। तो वो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं अब स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो मैप फंक्शन है ये इस फंक्शन को इनपुट करेगा और उसके अंदर ये नंबर पास करेगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न रिटर्न करता है ना ये फंक्शन, उस वैल्यू को लेके एक दूसरे एरे के अंदर डाल देगा। और अगर आप वो एरे प्रिंट करोगे अब, आप देखोगे कि आपको स्क्वायर्स मिल रहे हैं आपके नंबर्स के। तो आपके जो नंबर थे 1 2 3 4 5 6 उनके स्क्वायर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 1 4 9, इस तरीके से। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आपने a डॉट मैप फंक्शन कॉल किया, और मैप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि अनदर फंक्शन को लेता है, इनपुट लेता है, और वो फंक्शन जो भी रिटर्न करता है उस वैल्यू को लेके एक दूसरे एरे के अंदर पुश करता जाता है, ठीक है, और एक नया एरे हमारे लिए क्रिएट कर देता है। अब बोले भाई ये काम मतलब स्क्वायर बनाने वाला काम तो हम खुद भी कर सकते थे, मतलब आप तो फिल्टर बनाने वाला काम भी खुद से कर सकते थे, लेकिन दीज आर जस्ट यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। जैसे फिल्टर वाला जो काम था वो हम बिना इस ए डॉट फिल्टर के कर पा रहे थे खुद के फंक्शंस को बना के। सेम काम आप मैप के साथ भी कर सकते हो, खुद के मैप फंक्शन बना लिया आपने और ये सारे सारे काम आप कर पाओगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दीज आर जस्ट फंक्शंस जो कि हमें एरे के अंदर दे रखे हैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने, तो इनको यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका काम है अभी फिलहाल स्क्वायर करके मैप मॉडिफाई कर देना। और यहाँ पर अगेन हमारा ए एरे मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ए एरे अभी भी वैसे क्या वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ हमारे ए को, तो ए आपका अभी भी वही है, बस इट्स जस्ट दैट कि बी चेंज हो गया हमारा, और बी एक नया एरे बन गया जिसके अंदर ये सारे स्क्वायर वैल्यू आ रही है। अगर मैं सपोज यहाँ पे बना देता फंक्शन, लेट्स से फंक्शन नेगेटिव, का काम है रिटर्न करो नेगेटिव नंबर माइनस ऑफ नंबर। और अगर मैं यहाँ पर इस नेगेटिव को पास करता है इसके अंदर, नेगेटिव फंक्शन को, तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर्स लिए उनके नेगेटिव फंक्शन नेगेटिव नंबर्स रिटर्न कर देगा इस तरीके से। पहले मैं ये बेसिक बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसके अंदर आगे मूव करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है। एक्सप्लेन फ्लो ऑफ मैपिंग, बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आपने a डॉट मैप फंक्शन कॉल किया, उसने इस फंक्शन को बार बार वो कॉल कर रहा है फॉर लूप के अंदर, और आपके इस जो भी नंबर्स इसमें पास हो रहे हैं उनके अंदर ये वाले मॉडिफिकेशन करके बी वाले एरे के अंदर पुश कर दे रहा है, ठीक है। और वो बी एरे आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। फिल्टर स्क्वायर कीजिए भैया, तो क्या होगा, फिल्टर के अंदर स्क्वायर करेंगे तो वो काम वैसे नहीं करेगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एज इन ये जो फंक्शन है, दिस एक्सपेक्ट्स, जो फिल्टर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन दे रहे हो। अगर आप उसे ऐसे फंक्शन दे रहे हो जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव को ट्रू मानता है वो, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को वो ट्रू मानेगा तो वो आपको हर सारे सारे नंबर मिल जाएंगे फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो फिल्टर एक्सपेक्ट्स अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, और जो मैप है उसके अंदर आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू नंबर कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, ये उस हिसाब से कर देगा चेंज। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ नेगेटिव की जगह, लेट्स मी राइट दिस कॉन्स्ट b इक्वल्स टू a डॉट मैप, सपोज करो दिस टेक्स अ नंबर
एंड देन रिटर्न्स द नंबर। अब क्या होगा यार, एक तो मैं इसके अंदर ऊपर नहीं जा पा रहा बिकॉज़ ये ऊपर यहाँ पहुँच जा रहा है। ऊपर करते ही वहाँ पहुँच जा रहे हैं, दूसरे स्क्रीन के अंदर। समझ रहे हो मेरा पेन, मेरा दर्द कोई समझ पा रहा है यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं? और इवन यहाँ पे भी नहीं लिखा रहा वो कोड, नहीं समझोगे आप। आकांक्षा ने पूछा फिल्टर और मैप में क्या डिफरेंस है? तो फिल्टर और मैप में डिफरेंस बस ये है कि फिल्टर आपके एरे के अंदर से फिल्टर आउट करता है चीजों को, और मैप आपके एरे को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो फिल्टर हेल्प्स इन फिल्टरिंग आउट। तो फिल्टर हमने किया तो हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, ऑड नंबर मिल रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जा रहे हैं। मैप के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही रह रहे हैं, बस वो मॉडिफाई हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों अलग है। फॉर ईच में क्या डिफरेंस है एंड मैप में क्या डिफरेंस है? एक ही क्वेश्चन दो बंदों को एक साथ कैसे आ रहा है? तो फॉर ईच जो फंक्शन है वो बेसिकली एरे में इटरेट करने के काम में आता है, सिंपल। लेकिन मैप जो है वो एरे को चेंज करने के काम में आता है, तो एरे के अंदर आप चीजें चेंज कर पा रहे हो। तो मैप के अंदर आपको बताना होता है कि आप क्या चीज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो लेता है एक नंबर, लेकिन रिटर्न करता है हर एक के लिए 1। सपोज करो लाइक दिस। तो अब जो हमारा बी नंबर है उसके अंदर सिर्फ 1 1 1 लिखा होगा हर जगह, क्योंकि हम सिंपल 1 रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर आपको इन सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यू विल रिटर्न समथिंग लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय नम, इस तरीके से। तो आपके जितने भी नंबर्स ऊपर थे उनके डबल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप अपने नंबर्स को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो आप माइनस नम, तो भी यहाँ पर आपको ऐसे नेगेटिव नंबर्स मिल जाएंगे। इवन यू कैन डू दिस कि आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना सकते हो कि माय नंबर इज नम। तो यहाँ पर आप देखो माय नंबर इज 1, माय नंबर इज 2, माय नंबर इज 3, ऐसे करके आपको मिल रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने एरे के अंदर जो भी चीजें उनको मॉडिफाई करके दूसरे एरे में डाल सकते हो। तो नाउ वी हैव क्रिएटेड अनदर फंक्शन जो कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग, इस तरीके से। मैप एंड फिल्टर का यूज केस भी बता दो यार। जैसे आप ये देखो कि सर्च कर रहे हो आप कुछ, ठीक है, आपके पास ना काफी सारी पोस्ट आ रखी हैं, ठीक है, 8 10 पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आपको ऊपर एक सर्च बार दे रखा है, उसके अंदर आपने कुछ लिखा और उसके हिसाब से सिर्फ वो चीजें दिखे जो आपने सर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, पोस्ट है, पोस्ट के अंदर आपने सर्च किया कि मुझे सिर्फ वो पोस्ट दिखे जिनके अंदर ये हेलो लिखा हुआ है। तो आप हेलो लिखोगे फिल्टर के अंदर, तो फिल्टर फंक्शन कॉल हो रहा होगा जो कि सिर्फ उन पोस्ट को फिल्टर आउट कर देगा जिनके अंदर वो चीज लिखी है जो आपने वहां पे ऊपर सर्च बार में लिखी है, राइट। इस टाइप की चीजें आपने काफी बार देखेंगे अलग अलग वेबसाइट के अंदर। मैप का क्या यूज केस हो सकता है? तो मैप का तो यूज केस काफी बार हम कर रहे होंगे कि आपने डेटा मंगाया बैकएंड से कुछ, सपोज करो डेटा आया बैकएंड से ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको शो करना है ये माय नंबर इज 1, माय नंबर इज 2। तो मैप करके आप इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप ऑफ कोर्स एक फॉर लूप लगा के भी ये सारा काम कर सकते हो कि आप एक फॉर ईच लूप लगा दो नंबर के ऊपर और रिटर्न कर दो ये। लेकिन ज्यादा सिंपलर ये है, राइट, ए डॉट मैप। आपका अगर मन नहीं है मैप और फिल्टर इस तरीके से यूज करने का, आप फॉर लूप के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, फॉर लूप यूज करो। लेकिन दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड कि फिल्टर करना है और मैप करना है। सेम काम हम फॉर लूप लगा के भी खुद से लॉजिक लिख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एक मिनट ब्रेक, ठीक है, 10 21 हो रहे हैं, 10 22 पे स्टार्ट करते हैं हम। फिल्टर एंड मैप के बाद अनदर फंक्शन वी हैव व्हिच इज कॉल्ड फाइंड फंक्शन। वो बहुत खतरनाक नहीं है, वो बस एक सिंपल फंक्शन है, उसको देखेंगे। गो स्लो भैया जी, ठीक है।
ठीक है अक्षय। अक्षय कह रहे हैं कि एग्जाम्पल देके समझा दिया कीजिए, ठीक है। नम बिल्ट है क्या? विच नम? नहीं नहीं, नम बिल्ट यार, ये तो बस एक वेरिएबल का नाम है, राइट। ये जो मैं यहाँ पर नम लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे एक्स भी लिखूंगा तो भी काम करेगा। दिस इज द वेरिएबल नेम, और यहाँ पर मैंने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है जिसको मैंने कुछ पैरामीटर पास किया है जिसका नाम है एक्स, और वो रिटर्न करता है ये। तो ये जो मैंने यहाँ पर फंक्शन पास किया है, दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन, राइट। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर के अंदर, यहाँ पे मैं हर जगह नम नम लिख रहा हूँ बिकॉज ज्यादा सेंस बनाता है नम, राइट, क्योंकि नम के नंबर के साथ काम करो, आप नंबर को चेक करोगे, ऑड है, इवन है, नेगेटिव है, इसलिए मैंने नम लिखा है वहां पे। दीज आर जस्ट वेरिएबल नेम्स। अगला बंदा कह रहा है ए कहाँ से आया है? ए ए ए ये रहा, हमने सबसे ऊपर बनाया है। लॉजिक इंप्रूव कैसे करें? मोस्टली लॉजिक इतने ज़्यादा खतरनाक हमारे होते नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप डीएसए की तरह किसी बात कर रहे हो तो ज़्यादातर हम यही चीज़ें कर रहे होते हैं कि इज इवन, इज ऑड, स्क्वायर, मतलब बहुत ही बेसिक लॉजिक हम लिख रहे होते हैं। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे चलते रहोगे तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं। लेकिन अगर आपको लॉजिक इंप्रूव एज इन डीएसए की बात कर रहे हो तो उसके लिए तो भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी। ठीक है, बेसिक तो आपने कर ही लिया, उसके अलावा एरे, स्टैक, क्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग करनी पड़ती है, उनके साथ उनके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो दैट इज अनदर पैराडाइम, एकदम अलग। लेकिन अच्छी बात यह है कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए उन सबको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बेसिक चीजें अभी हम कर रहे हैं उन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। आप देखोगे हम बढ़िया बढ़िया वेबसाइट बना लेंगे जो कि अच्छा अच्छा काम भी करे होंगे, लेकिन उनके अंदर हमने बहुत कोई खतरनाक लॉजिक नहीं लिखा होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक लॉजिक। आप खुद देखो, लिंक्डइन चलाते हो, कुछ ऐसा कोई खतरनाक लॉजिक तो दिख नहीं रहा होता। उस फ्रंट एपीआई आई, डेटा आया और उसको आपने शो कर दिया। मोस्टली उन्होंने लॉजिक जो लगाया होता है वो अपनी रिकमेंडेशन वगैरह में लगाया होता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है फिर। एपीआई क्या होता है हम देखेंगे बाद में। बैकएंड में जेएस यूज होती है, हाँ हम यहाँ कर रहे होंगे इस कोर्स में जेएस का यूज, नोड जेएस। एपीआई कब होगा? जैसे ही हमारा ये खत्म होता है जावास्क्रिप्ट, एंड देन उसके बाद हम रिएक्ट खत्म करते हैं, उसके बाद हम एपीआई देख होंगे। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एपीआई देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। वो एपीआई हमने खुद से नहीं बनाई होंगी, हम इंटरनेट की एपीआई यूज कर रहे होंगे। तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम एपीआई यूज कर रहे होंगे और डाटा डेटा फैच करके शो कर रहे होंगे इधर। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक होगा उसके अंदर। हम अपनी खुद की एपीआई नहीं बना रहे होंगे, लेकिन हाँ हम कर रहे होंगे वो नेक्स्ट क्लास में। जस्ट वेट। एपीआई सिमिलर टू अ फंक्शन नॉट। ठीक है, स्टार्ट करें। एनोनिमस फंक्शन इन जावा, यस, जावा देखिए आप, एनोनिमस क्लासेस होती हैं उसमें। ठीक है, हमने मैप देख लिया। मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, मैप एग्जीक्यूट्स कॉलबैक। तो बेसिकली जो फंक्शन है वो एक्चुअली कॉलबैक है, उसका नाम कॉलबैक वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट इन ऑर्डर। मैप डज नॉट एग्जीक्यूट कॉलबैक फॉर एरे एलिमेंट विदाउट वैल्यूज। तो कई बार आपके अनडिफाइंड नंबर्स होते हैं, राइट, उनके लिए वो कॉल नहीं करेगा उस फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन बेसिकली कॉल हो रहा है यहाँ पर, क्या एग्जांपल है कि स्क्वायर वाला एग्जांपल है। तो बेसिकली ये जो नंबर्स डॉट मैप फंक्शन है, स्क्वायर वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, और ये स्क्वायर वाला फंक्शन सिर्फ उनके लिए कॉल करेगा जो कि नंबर डिफाइंड है। अगर यहाँ पे बीच में कोई अनडिफाइंड नंबर भी आपने कर रखा है, डाल रखा है, तो उसके लिए वो कॉल नहीं होगा। अब हम एरे के अंदर फाइंड मेथड को देखते हैं। तो फाइंड मेथड बहुत ही सिंपल है, ये बस एक नंबर फाइंड करने के काम में आता है और उस नंबर को रिटर्न कर देता है। कि कोई नंबर नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है और आपको चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आप यूज करते हो इसको। फॉर एग्जाम्पल a डॉट फाइंड, सपोज करो आपको फाइंड करना है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूँ, एलिमेंट एलिमेंट मॉड 2
इक्वल्स टू 0 और इसको मैं लेके आता हूँ कॉन्स्ट फाइंड फाउंड फाउंड इक्वल्स टू दिस और मैं इस बार बी की जगह प्रिंट करता हूँ फाउंड। आप देखोगे आपको ये 2 मिल रहा है और सिर्फ एक ही नंबर मिला। तो फाइंड क्या करता है, फाइंड सिर्फ एक नंबर को ढूंढेगा। वहीं पर फिल्टर क्या करता है, फिल्टर सभी को ढूंढता है और उनको एक अलग एरे में डाल देता है। वहीं पर जो फाइंड है वो सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये वो वैल्यू रिटर्न कर देगा एक, जो पहली वैल्यू इसको मिलेगी जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो ये वो वाला एलिमेंट ढूंढ के आपको दे देगा जिसके लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इट इज लाइक फिल्टर, क्योंकि फिल्टर भी आपका एक ऐसा एरे एक्सपेक्ट करता है जो कि रिटर्न करता है एक कंडीशन। ठीक है, इधर ट्रू या फॉल्स। तो ये भी एक ऐसा ही फंक्शन है जो कि ये वाली कंडीशन जिसके लिए भी ट्रू होगी, पहला जो भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा उसके लिए उस एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अगर मैं आप लिखता हूँ एलिमेंट मॉड 5 तो बताओ क्या होगा। मैं लिखता हूँ एलिमेंट मॉड 5 एंड दिस इज माई ए एरे। तो फाउंड में क्या मिलेगा, रिड्यूस क्या होता है भाई, रुक जाओ यार, आप तो बहुत ही आगे भाग रहे हो। ठीक है, एलिमेंट मॉड 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो जो जो नंबर 5 के मल्टीपल हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो फाइंड समझ में आया होगा, फाइंड बेसिकली एक एलिमेंट फाइंड करने का काम में आता है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब आप बोले भैया इसको ऐसे यूज करने का क्या फायदा, कुछ मजा तो आया नहीं इसके अंदर। सपोज करो मैं आप लिखता हूँ एलिमेंट ए मॉड सपोज करो 10, तो उस केस में इसको कोई नंबर नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड। आप बोलोगे भैया इसका यूज करने का फायदा क्या है, तो यूज करने का ऐसे तो कुछ फायदा नहीं है कि अगर आप सिंपल एक एलिमेंट ढूंढ रहे हो, क्योंकि उसके लिए आप सिंपल फॉर लूप लगा सकते थे, राइट। लेकिन इसको यूज कर रहे होते जब हमारे पास एक ऐसा एरे है जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का एरे है। तो सपोज करो वी हैव एरे लाइक दिस const students। सपोज करो वी हैव दिस एरे और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ नेम है और उनके पास कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो सपोज करो वी हैव एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से। और इसका नाम सपोज करो है शिवम, इसके मार्क्स सपोज करो हैं 6। यहाँ पे सपोज करो हमारे पास है संचिता, इसके मार्क्स सपोज करो हैं 67। नेक्स्ट वन इज लेट्स से राज, उसके मार्क्स हैं सपोज करो 7। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब इसके अंदर हम करते हैं फाइंड, उस स्टूडेंट को फाइंड करते हैं जिसके मार्क्स लेट्स से 50 से कम है। ठीक है, या फिर हाँ ऐसा करते हैं जिसके मार्क्स 50 से कम है उस स्टूडेंट को फाइंड करते हैं। कॉन्स्ट फाउंड, फाउंड मैंने हटा दिया ऊपर से, हटा दिया। तो दिस इज माय एरे और इसके अंदर से मैं फाइंड करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक फंक्शन जो कि लेगा एक एलिमेंट और रिटर्न करेगा रिटर्न एलिमेंट डॉट मार्क्स इज लेस देन 50, इस तरीके से। तो जिस बंदे के मार्क्स 50 से कम होंगे वो हमें इस फाउंड के अंदर मिल जाएंगे। और अगर हम उस फाउंड को प्रिंट करें लॉग फाउंड, आप देखेंगे अनुज मिल रहा है मुझे बिकॉज इसके मार्क्स 50 से कम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन 50 तो मुझे बताओ क्या मिलेगा। शिवम 76 कह रहे हैं लोग। 3 ऑफ देम नहीं, 3 ऑफ देम नहीं मिलेंगे। एक्चुअली फाइंड फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है, मैंने बताया था ना आपको। तो फाइंड फंक्शन आपका शुरुआत से लेकर एंड तक जाता है और जो भी उसको वैल्यू मिल गई जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिसके लिए कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है, उस एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। तो फॉर नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन 50 तो मुझे ये शिवम वाला एलिमेंट मिल जाएगा सिंपल, और इसके मार्क्स 76 है। अगर मैं यहाँ पे करता फाइंड की जगह सपोज करो फिल्टर, तो मुझे बताओ क्या होगा। मैं यहाँ पर अगर फाइंड की जगह फिल्टर लिखता हूँ तो ऑल एक्सेप्ट 12। ठीक है,
फिल्टर करते हैं तो आप देखोगे हमें यहाँ पर अब एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, और पहले हमें मिला शिवम एंड देन संचिता एंड देन राज। इस तरीके से हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज मोर ऑफ अ यूज केस जो कि हम देख रहे होंगे अपने फ्रंट एंड को बनाते टाइम, कि हमारे पास जो डेटा आता है वो इस तरीके से जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ जेसॉन एरे, सपोज करो अभी तो फिलहाल एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट एरे है, लेकिन जेसॉन में अगर डेटा इस तरीके से आता है हमारे पास और हमें कुछ फिल्टरिंग वगैरह करनी है, हमें इवन कुछ अगर चेंजेस वगैरह करने हैं तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस किस तरीके से कर सकते हैं, तो अभी तो फिलहाल हम फिल्टर कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप मैप यूज करोगे। तो हो सकता है कि आप इनके अंदर मैप लगाओ, जैसे कि कॉन्स्ट, क्या मैप कर सकते हैं इनके अंदर, सपोज करो जिसके 50 से कम है उसको हम देंगे फेल, और जिसके 50 से ज्यादा उसको कर देंगे पास, ठीक है। तो कॉन्स्ट ग्रेड्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट मैप फंक्शन, जो कि लेगा एलिमेंट। एलिमेंट इज अगेन अ वेरिएबल नेम, कुछ भी लिख सकता था यहाँ पे, और ये चेक करेगा कि इफ एलिमेंट के जो मार्क्स हैं ये लेस देन 50 हैं, तो एलिमेंट के अंदर एक नई प्रॉपर्टी डाल दो, क्योंकि ये तो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डाल दो विच इज लेट्स से इज पास्ड इक्वल्स टू फॉल्स, एल्स एलिमेंट के अंदर आप एक प्रॉपर्टी डाल दो विच इज पास्ड इक्वल्स टू ट्रू, और फिर फाइनली आप ये एलिमेंट ही रिटर्न कर दो इस तरीके से। और अब हम अगर हम ग्रेड्स को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, अब देखोगे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, क्योंकि मैप यूज कर रहे हैं तो मैप के अंदर तो कम तो कुछ होता नहीं है, मैप तो सभी एरे में इटरेट करता है और एक एक करके सबको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो आप देखोगे कि अनुज के अंदर तो इस पास्ट फॉल्स लिखा रहा है, लेकिन बाकी सबके अंदर इस पास्ट ट्रू लिखा रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोग पास हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस चीज को मैं सबसे ऊपर डाल दूं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये आपका मैप था, ये आपका फिल्टर था। आपने देखा फाइंड आपका फिल्टर की तरह ही होता है, लेकिन फाइंड जो होता है वो पहला जो उसको एलिमेंट मिल गया कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ उसको ही रिटर्न कर देगा, जबकि फिल्टर जो है वो एक एरे रिटर्न करता है। जिन जिन एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस एलिमेंट की एक एरे रिटर्न करेगा। और मैप आपका बेसिकली ट्रांसफॉर्म करने का काम आता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और रिटर्न कर सकते हो कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से, ठीक है। आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो मैप के अंदर से, लेकिन जो फिल्टर वाले फंक्शन है उनके अंदर से आपको हमेशा एक कंडीशन रिटर्न करनी चाहिए। व्हाट इज पास्ड इज आल्सो अ वेरिएबल। बेसिकली एक की मैंने ऐड कर दिया हमारे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। दिस इज योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, राइट। इसके अंदर हमारे पास जैसे ये नेम एक की है, मार्क्स एक की है, उसी तरीके से मैंने इज पास्ट नाम की एक की ऐड कर दिया इसके अंदर। हमने लास्ट क्लास में देखा था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कि आप इजीली एक ऑब्जेक्ट के अंदर बाद में जब मर्जी कीज ऐड कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट दैट कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर ये वाली की ऐड कर दी और जिसकी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स। क्विक क्वेश्चन भैया, क्या हम यूआई में जेसॉन डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जेसॉन डेटा से जो वैल्यू मिली उसको हम अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, एज इन उसको मतलब बढ़िया तरीके से, एज इन उसको H1 में डाल के डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर एक लिस्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे एक बस डेटा डिस्प्ले कर दोगे तो वो तो मजा नहीं आएगा ना देख के यूजर को। अगर मैंने जेसॉन को लिया और बस एक पैराग्राफ के अंदर जेसॉन चीज रिटर्न कर दी तो वो तो यूजर बोले भाई क्या कर दिया ये। तो आप अच्छे से वो रिटर्न कर रहे हो, लिस्ट बना के प्रॉपर रिटर्न कर रहे हो, वो सब हम देख रहे होंगे बाद में, ठीक है। तो दिस वाज मैप फिल्टर, अगेन हमने पूरा रिविजिट सा कर लिया इसको। फाइंड भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम ES6 के कंसेप्ट्स को देख रहे होंगे कुछ। तो दीज आर आवर कंसेप्ट्स व्हिच इज तो ES6 बेसिकली आपके काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि एरो फंक्शन जो था ES6 के साथ आया था। व्हाट इज ES6? दिस इज द फुल फॉर्म, is a newer version of JavaScript that was introduced in 2015. We've already seen some ES6 concepts like array functions, JavaScript के अंदर classes भी अभी इसी में इंट्रोड्यूस हुई थी, template literals। तो बेसिकली वो जो बैकटिक लगा के आप करते हैं स्ट्रिंग चेंज,
एज इन जब आप ये करते हो, बैकटिक लगाया और यहाँ पे लिख दिया यू आर, उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि एलिमेंट डॉट नेम, ठीक है। ये जो बैकटिक के अंदर हम चीजें कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा ये 6 के अंदर ही। तो अभी अगर आप देखोगे तो वहां पे जो बंदा फेल हुआ है उसके इस पास्ट के अंदर यू आर अनुज लिखा आएगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग हमने देख ली थी लास्ट क्लास के अंदर, डीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से काम करती है। अब हम यहाँ पर कुछ और ES6 के कंसेप्ट देख रहे होंगे इसी तरीके के। तो फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। तो आप अभी तक किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। फाइंड के अंदर, मैप के अंदर और फिल्टर के अंदर, इससे पहले और क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस और ट्राई कैच। स्लाइडर सिखा दो, अरे भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हो यार, स्लाइडर सिखा दो। स्लाइडर सीख लेंगे, डॉम वाली क्लास हम रिविजिट कर रहे हैं तो वहां देख लेंगे दोबारा से। अभी इस क्लास से पूछो, बस इस क्लास से। ई डॉट टारगेट हम देखेंगे डॉम की क्लास में बाद में। इन कंसेप्ट में से पूछो यार कुछ। हाई ऑर्डर फंक्शन एक बार बता दो। हाई ऑर्डर फंक्शन में यार 10 बार तो बता चुका आपको, एक फंक्शन जो कि फंक्शन लेता है इनपुट, उसे हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं बस। उसके बाद आप ये क्लास रिपीट करके देखना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जब आ गया है तो हम उसको रिपीट करके दोबारा देखेंगे जिससे कि पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। आज की क्लास कल रिपीट करके देखनी है। डीस्ट्रक्चरिंग किसी ने पूछा, डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है। एरो फंक्शन इज दिस, एरो फंक्शन आज की क्लास में भी रिपीट कर दिया मैंने, इसीलिए ये जो फंक्शन है जिसके अंदर आपने फंक्शन नाम नहीं लिखा है और ये आपने ये एरो लगा दिया है, दिस इज एरो फंक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है भैया, लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर से जब आपको कुछ वेरिएबल नेम निकालने हैं तो आप उसको एक लाइन में निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सपोज लेट मी जस्ट मूव, लेट्स मूव टू ES6 कंसेप्ट, और क्लासेस रिपीट करके कोई नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे, मुझे लग रहा है मैं आप लोगों को डेली बोल रहा हूँ। लास्ट ही क्लास में सब पढ़ा था ये डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। इधर गया ES6 कंसेप्ट। तो सपोज करो यू हैव दिस ऑब्जेक्ट, लेट्स से, जिसके अंदर आपके पास ये नेम है कुछ और ये एज है कुछ। उसके अंदर से आपको ये नेम और एज बाहर निकालने हैं, तो यू कैन डू दिस कॉन्स्ट नेम एज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड डीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमारे दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, एक नेम वेरिएबल बन गया और एक एज वेरिएबल बन गया। तो नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स व्हिच आर कॉन्स्ट्स, और आप इनको प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, यू कैन प्रिंट नेम एंड एज। आपके यहाँ पर नेम और एज प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। याद आया या भूल गए इसको? किसी को याद नहीं? किसी को तो याद होगा यार, लास्ट क्लास में देखा था, याद है? गुड, भूलते मत जाओ बस। और जब इनको यूज कर रहे होंगे तब तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। एक्चुअली ये दिक्कत क्या है कि इनको ज्यादा यूज नहीं कर रहे, हम अभी बस पढ़ रहे हैं, इट्स लाइक जस्ट थ्योरी थ्योरी एंड थ्योरी, बट यूज हो नहीं रहे हैं अभी चीजें ये, ठीक है। अभी हम इनके अंदर यूज जब देख रहे होंगे तो आपके फिर वो दिमाग में वो बैठते जाएंगे चीजें कि अच्छा ये होता है, मतलब ना सुनने की भी जरूरत नहीं कि ये डिस्ट्रक्चरिंग है, बस आपको लगे कि हाँ ये तो होता ही है जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। वैसे ही सिमिलरली हमारे पास जैसे एरो फंक्शन है, आप यूज करते रहोगे इनफ, आप फिर उसको एरो फंक्शन नहीं बोलोगे, बस वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है ये तो होता ही है जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड सो। तो हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर की मैं बात कर रहा था। डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे कैसे काम करता है, तो दिस इज अनदर कंसेप्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6। इसको मैं आप लिख देता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग
एंड इसके नीचे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जैसे डिफॉल्ट पैरामीटर। तो हमारे पास सपोज करो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड ग्रीट, ठीक है, जिसका काम है ग्रीट करना, हेलो, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे इस तरीके से कॉल कराते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, हमें ग्रीट करता है हेलो, ठीक है। अब सपोज करो आप इसके अंदर नेम पास करते हो, हेलो नेम, तो क्या करेगा, हेलो नेम। लेकिन अभी आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ग्रीट को कॉल कर रहे हो, आपने नेम डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है हेलो अनडिफाइंड, राइट, क्योंकि आपने ग्रीट फंक्शन कॉल करते टाइम यहाँ पे कुछ नेम पास नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे नाम पास करता हूँ अनुज, अब हो गया, अब हेलो अनुज प्रिंट होगा, ठीक है, हेलो अनुज। लेकिन आप चाहते हो कि जब यूजर नाम डिफाइन ना करे तब भी एक डिफॉल्ट नाम ले ले ये, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एक कोई पैरामीटर पास ना करो तब भी आप एक डिफॉल्ट पैरामीटर ले लो। तो उसके लिए EX6 के अंदर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। तो बेसिकली इस पैरामीटर की आप एक डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हो विच इज लाइक दिस। तो मैं नेम की डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दूंगा विच इज लेट्स से दिस लर्नर। इसका मतलब यह है कि जब आपने ग्रीट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है नेम का, तो नेम जहां भी यूज होगा वो अपनी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा विच इज लर्नर। तो यहाँ पर हमने क्योंकि पहले अनुज पास नहीं किया तो इसलिए हेलो लर्नर प्रिंट हो रहा है। सपोज करो मैं यहाँ पे पास करता हूँ अनुज, तो आप नीचे देखोगे नीचे हेलो अनुज प्रिंट हो रहा है लेकिन ऊपर हेलो लर्नर प्रिंट हो रहा है। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू डिफॉल्ट पैरामीटर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? भैया एरो फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और इसको ही यूज क्यों करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एरो फंक्शन क्यों बना दिया उन्होंने जब पहले से एक फंक्शन बना हुआ था? तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। पहले सिर्फ हमारे पास फंक्शन थे, देन दे इंट्रोड्यूस्ड एरो फंक्शन। नेट पे पढ़ना पड़ेगा क्या रीजनिंग रही होगी इसके पीछे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। इसके बाद वी हैव नेक्स्ट समथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सम नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर x तो x रहेगा लेकिन y जो है उसकी वैल्यू 5 है। तो अगर y अगर आपने कभी पास नहीं किया तो उसकी वैल्यू 5 ले ली जाएगी अपने आप ही। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने कॉल किया सम 5, तो सिर्फ x की वैल्यू पास करिए, y की वैल्यू पास नहीं करी, तो इसलिए 10। और बाद में सम 5 15, तो यहाँ पर 20। एक चीज और भी समझने वाली है यहाँ पे कि अगर आपके पास इस तरीके से दो पैरामीटर्स अगर हैं तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर है दैट शुड बी द लास्ट, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ऑर्डरिंग तो यहाँ पर इसी तरीके से रहने वाली है हमारी, पहले x लिया जाएगा देन y। इसके बाद एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है विच इज रियली कूल, आई मीन ये एक अच्छा चीज है जिसकी हेल्प से काफी सारा टाइम सेव होता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जो किसी ने पूछा भी था, इन्फिनिट नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर लेने हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। तो यू यूज दिस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और ये भी ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके अंदर क्या होता है कि spread operator, let me comment this out। spread operator किस तरीके से काम करता है, तो सपोज करो यू हैव अ फंक्शन, तो ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से काम करता है। यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड लेट्स से ग्रीट, और अगेन अगेन एक हमने ग्रीट फंक्शन बना लिया है, तो कि जितनी भी चीजें आप इसमें पास करोगे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो सबको ग्रीट करेगा, ठीक है। तो डॉट 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 आर्ग्स, और हम यहाँ पे अभी ये जो आर्ग्स है बेसिकली, या फिर आर्ग्स लिखो आप, यहाँ पे ए लिखो, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम। उसके बाद इस ए के अंदर आप वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि मैं प्रिंट करता हूँ लॉग हेलो हेलो ए। और अब यहाँ पे फायदा क्या है कि अब आप इस ग्रीट फंक्शन के अंदर चाहे तो एक भी वैल्यू बस पास करो, तो अब यहाँ पे हेलो और एक एम्प्टी एरे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हेलो के बाद यहाँ पर हमने कॉमा लगा के लिखा है। अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू पास करोगे अनुज, हेलो अनुज जाएगा इसके अंदर। अनुज के बाद अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट्स से शिवम, तो अनुज और शिवम जाएगा। सिर्फ यहीं पे इतना ही नहीं, आप यहाँ पर नंबर भी पास कर सकते हो, तो वो नंबर भी चले जाएगा। तो ये बस इसको एक एरे की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इस स्प्रेड ऑपरेटर को इस तरीके से फंक्शन में पास करते हो आर्ग्यूमेंट में, तो
तो इसको एरे की तरह ट्रीट करेगा, और इसके अंदर से अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है, लाइक 0th वैल्यू, तो आप एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से, बिकॉज इट्स अ एरे। ठीक है, लेकिन सिर्फ सिर्फ ये यहीं पर नहीं रुकता, ये तो चलो फंक्शन में आप बोलोगे भैया इसकी जगह पे मैं एरे क्यों ना पास कर दूं इस तरीके से, और इस जगह पे मैं एरे पास कर देता हूँ इस तरीके से। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर इस तरीके से एरे पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि आप एक एरे पास कर रहे हो, एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। पहले क्या था, पहले आप सीधा वैल्यूज पास कर रहे थे, ठीक है, और वो अपने आप एरे बन जा रही थी। लेकिन सिर्फ ये इसका इतना ही काम नहीं है, एक काम और करते हैं। सपोज करो वी हैव एन एरे कॉल्ड ए, जिसके अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 ये 3 वैल्यूज हैं। उसके बाद मैं करता हूँ बी के अंदर, मेरे पास मैं चाहता हूँ बी के अंदर 4, 5 और 6 तो रहे ही, लेकिन साथ में ए के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो भी आ जाए। तो उसके लिए आप अगेन एक स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्प्रेड ए डॉट 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 ए, आप देखोगे इस बी के अंदर ना, अब ए के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, साथ में 4, 5, 6 भी आ जाएगा। तो अगर मैं इस बी को प्रिंट कराता हूँ आपके लिए, अब देखोगे बी के अंदर 6 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे बताओ अगर मैं ये करता, मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर को नहीं लिखता, सीधा लिखता ए एंड देन 4, 5, 6, तो क्या प्रिंट होता? नहीं, तब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं करता। तब क्या होता कि नाउ व्हाट वी हैव राइट हियर इज दिस इज एन एरे, राइट, और इस एरे के अंदर हमने ये दूसरा एरे पास कर दिया, तो इट इज लाइक नेस्टिंग ऑफ एन एरे। ठीक है, तो ये एक नेस्टेड एरे बन जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास एक ये एरे होगा और उस एरे के अंदर एक दूसरा एरे होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो आप देखोगे कि अब हमारे पास इस एरे के अंदर 0th इंडेक्स पे हमारे पास एक दूसरा एरे भी आ गया है। ठीक है, तो यहां पर हमने एरे के अंदर एरे पास किया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस एरे के अंदर से एरे की वैल्यूज को निकालना है, तो उस जगह पे आप ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो इस तरीके से, और अब आप देखोगे कि अब आपके एरे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं। तो ये भी एक कूल चीज हो गई। तो ये बस कूल चीजें हैं, आई मीन इनसे बचने के तरीके आप खुद ढूंढ सकते हो कि मैं इनको यूज ना करना पड़े मुझे, वो सब हैं। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आज की क्लास में जो भी चीज हमने पढ़ी है वो बस चेरी ऑन द टॉप है, जिससे कि आपका वर्क फ्लो बहुत स्मूथ होगा और आप बहुत इजीली काम कर पाओगे। ठीक है, उनके वर्क अराउंड ऑलरेडी हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट में पढ़ लिया है, लेकिन आज जो ES6 के अंदर चीजें पढ़े हमने, वो सारी सारी चीजें बहुत बेसिकली एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें दे रही हैं कुछ। ठीक है, जिनसे हमें कोड कम लिखना पड़ता है। फिल्टर आप कर सकते थे, मैप आप कर सकते थे, इवन ये स्प्रेड ऑपरेटर में मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए आप एक फॉर लूप लगा सकते थे। फॉर लूप लगा के जितने भी ए के अंदर वैल्यूज है उनको बी में पास कर सकते थे, उसके बाद फिर आप एक ही वैल्यू में आगे पास कर रहे होते, लेकिन काम कितना सारा बढ़ जाता उससे, राइट। अब मुझे यहाँ पर सीधा बस डॉट 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 ए लिखना है और अपने आप ही मेरा जो ए है वो स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से। तो बात समझ रहे हो? कैन यू से रेस्ट ऑपरेटर वंस अगेन? रेस्ट नहीं, स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं इसे। और अच्छा, हाँ वैसे रेस्ट मैं एक ही नाम रखना चाहता हूँ, आप मेरे से दोनों नाम मत सुनो। तो हाँ, रेस्ट भी कहते हैं, स्प्रेड भी कहते हैं, तो या दीज आर बोथ। मैंने रेस्ट का नाम भी नहीं लिया था। कौन है ये स्मार्ट? हाँ, रेस्ट एंड स्प्रेड आर डिफरेंट, लेकिन डॉट 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 लेके आगे बढ़ जाओ, हमें नाम में नहीं घुसना। कैन यू से रेस्ट ऑपरेटर वंस प्लीज? अनुज इंगले कह रहा है क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाओ भैया। मैं नाचना तो स्टार्ट करूंगा नहीं इधर। एरे के अंदर सब एरे कैसे बना कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन? ये आपके लिए असाइनमेंट है जो आप कर सकते हैं। भाई, रिड्यूस फंक्शन बाद में देख लेंगे यार। ठीक है, आप यहाँ पर डॉट डॉट ए को यहाँ पे ना लिख के बीच में भी कहीं लिख सकते हो। आई मीन अगर 4 के बाद मैंने लिखा डॉट 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 ए, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? अगर मैंने ये किया 4 एंड देन डॉट 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 ए, तो अब क्या होगा? 4, 1, 2, 3 एंड देन 5, 6, राइट।
4 के बाद 1 2 3 एंड देन 5 6, क्योंकि 4 पहले आएगा एंड देन उसके बाद A को स्प्रेड किया जाएगा एंड देन उसके बाद 5 और 6 आएंगे। इसके अलावा स्प्रेड सिर्फ इतना ही नहीं होता, स्प्रेड को आप एक और जगह यूज कर सकते हो, लाइक दिस कि you have an object, सपोज करो you have an object ऊपर भी डिफाइन कर रखा है क्या? हाँ, let's make it another thing, let's make it animal, name और age, let's say कुछ भी 23। सपोज करो वी हैव दिस ऑब्जेक्ट कॉल्ड एनिमल। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट फुल इंफॉर्मेशन तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लगाऊंगा और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये जो हमारा सिम्बा था, इसकी नेम और एज तो आई ही, लेकिन इसकी नेम और एज के साथ साथ कुछ और चीजें भी आए, कुछ और इंफॉर्मेशन भी आए इसके बारे में, जैसे कि इसका एड्रेस, लेट्स से पहाड़, ठीक है, और इसके लेग्स लेट्स से 4, जो भी है, ठीक है। अब ये फुल इंफॉर्मेशन अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे फुल इंफॉर्मेशन के अंदर तो सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें जो कि अभी आपने लिखी है। लाइन नंबर 43 में कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा, एड्रेस पहाड़, हाँ ठीक है। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे हमारे को प्रिंट हो रहा है एड्रेस पहाड़ एंड लेग्स 4। आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ इतना प्रिंट ना हो, फुल इंफॉर्मेशन, लाइक ये जो एनिमल सिम्बा है इसकी और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आए, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे लिख दोगे एनिमल, लेकिन इससे क्या होगा कि इस फुल इंफॉर्मेशन के अंदर एक एनिमल नाम की की बन जाएगी, एंड दिस इज हैपनिंग डिस्ट्रक्चरिंग, एनिमल नाम की बन जाएगी जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग रैप करने में यहाँ पे इश्यू हो सकता है कि देखो हो क्या रहा है इधर कि आपके एड्रेस और लेग्स तो डिफाइन है यहाँ पे, एड्रेस ये रहा, लेग्स ये रहा, लेकिन इसके साथ ही एक एनिमल नाम की की और बन गई है जिसके अंदर हमारे वो एनिमल का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन हो रखा है। आप लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनिमल मतलब एड्रेस लेक्स के साथ साथ ही नेम और एज भी आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर डॉट 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 कर सकते हो, डॉट 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 इस तरीके से, और अब आप देखोगे कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस भी आ रहा है, एज भी आ रहा है, लेक्स भी आ रहे हैं और नेम भी आ रहा है, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये चारों वैल्यूज आ रही है बिकॉज ऑफ ये स्प्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस एनिमल ऑब्जेक्ट को लेके स्प्रेड कर दिया और इसके अंदर जितने भी वैल्यूज थी वो इस तरीके से स्प्रेड हो गई है, ठीक है। तो हमें नेम और एज भी मिल रहा है, उसके साथ साथ जो हमने और वैल्यू डिफाइन करी थी वो भी मिल रही है, ठीक है। नेम लास्ट में क्यों, यहां पर हम टेंशन नहीं लेते कि लास्ट में क्यों आया, पहले क्यों आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऊपर नीचे चीजें होंगी, लाइक हैश मैप, जैसे हैश मैप के अंदर चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें ऊपर नीचे होते हैं, एरे के अंदर लेकिन ऑर्डर मेंटेन्ड होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर मेंटेनिंग नहीं होता। ऑलराइट, ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर और इसके साथ ही खत्म, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें हमने देखी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर विच वाज डिस्ट्रक्चरिंग, मैंने आपको अभी भी बता दिया है। टेम्पलेट लिटरल हम देखते रहेंगे अभी भी, और टेम्पलेट लिटरल हमने देखे भी कि आप डॉलर साइन लगा के कोट करली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल्स लिख सकते हो और स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा वी हैव एरो फंक्शंस एंड जावास्क्रिप्ट क्लासेस। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर दोबारा देखना है जिससे कि सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए। इसके साथ ही हमारे पास कुछ असाइनमेंट है जो कि काफी हेल्प करेंगे आज की लर्निंग को इम्प्रूव करने में। तो जाओ ये सब चीजें बनाओ कि फिल्टर वगैरह बनाने हैं और फिल्टर के जो कंडीशन फंक्शंस हैं वो भी डिफाइन करने हैं, मैप वगैरह बनाने हैं, मैप के मॉडिफिकेशन फंक्शंस भी डिफाइन करने हैं, एंड देन कुछ और भी मैप और फिल्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। जाओ और ये सारे सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है। ऑर्डर कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑर्डर नहीं कर रहे होंगे हम कभी भी, ऑब्जेक्ट बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से बना होता है। ठीक है, should we take always 3 dots in spread operator? Yes, always 3 dots in spread operator. This is just the concept.
दिस इज जस्ट अ वे इट विल वर्क, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद जितने भी आपके एरर्स डाउट्स हैं वो आप सब पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड के ऊपर, और हमारे डाउट सेशन के अंदर बात कर रहे होंगे। ये सारे जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, और आज की कक्षा में समाप्त करते हैं। एग्जाम्स हैं अगर, तो अभी फिलहाल एग्जाम से फोकस करो। मेरे भी छोटे भाई के एग्जाम्स चल रहे हैं इस टाइम पे, तो अगर अगले दिन एग्जाम है तो एग्जाम पे फोकस ज्यादा करो, वरना एग्जाम में बैक आ गई तो खाम खाम प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे कॉलेज वाले, ठीक है। तो एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इससे। अगर एग्जाम नहीं है तो देखिए। चलो ठीक है, गुड नाइट।